हाय एवरीवन, और इस चैप्टर के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्यू इज़ आर फीफो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फीफो कहने का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सारी हमने रियल लाइफ ऐसी सिचुएशन देखी होंगी जिसमें चीज़ें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी अगर टिकट काउंटर पर खड़े हैं तो जो व्यक्ति लाइन में सबसे पहले खड़ा है इस व्यक्ति को सबसे पहले टिकट मिलेगी, उसके बाद इस व्यक्ति को सबसे पहले टिकट मिलेगी, उसके बाद इस व्यक्ति को सबसे पहले टिकट मिलेगी। तो ये क्या किया है, इन सब लोगों ने मिलकर एक क्यू को फॉर्म किया है। क्यू मतलब एक सीधी लाइन को फॉर्म किया है। तो जैसे रियल लाइफ सिनेरियोज में हमारी क्यूज काम करती हैं, वैसे ही हमारे C++ के अंदर क्यूज काम करती हैं। क्यू हमारा एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ ऑपोजिट ऑफ लीफो। स्टैक क्या होता था? स्टैक हमारा एक लीफो टाइप स्ट्रक्चर होता था, यानी लास्ट में जो पहले आया वो बाहर भी पहले निकलेगा, लेकिन क्यू के अंदर जो पहले आया वो पहले बाहर निकलेगा। तो क्यू को हम कैसे इमेजिन करते हैं? क्यू को हम इस तरीके के स्ट्रक्चर की तरह इमेजिन करते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं। क्यू का जो फ्रंट होता है उसे हम कह देते हैं फ्रंट, और क्यू का जो बैक वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रियर। अब क्यू के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो रियर से ऐड होते हैं, यानी अगर ऑलरेडी क्यू के अंदर 1, 2, 3 इस तरीके से एलिमेंट स्टोर्ड हैं और हमें क्यू के अंदर एक फोर्थ एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो उसे हम कहाँ ऐड करेंगे? उसे हम अपनी क्यू के लास्ट में ऐड कर रहे होंगे। और कभी भी अगर हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना होता है तो हमेशा एलिमेंट्स रिमूव होते हैं फ्रंट से। तो जो हमारी क्यू होती है उसके लिए 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है। पहला ऑपरेशन होता है हमारा पुश ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन होता है हमारा पॉप ऑपरेशन, एंड तीसरा ऑपरेशन होता है हमारा फ्रंट ऑपरेशन। ये 3 फंक्शंस हैं जो हम हर एक क्यू के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं हम बिग ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब पुश ऑपरेशन कहने का क्या मतलब है? बेसिकली लेट्स सपोज वी हैव 3 नंबर्स जिनको हमें क्यू के अंदर पुश करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को लेंगे और क्यू के अंदर पुश करने के लिए हम बैक से नंबर्स को पुश करना स्टार्ट करेंगे। तो बैक से पुश किया तो 1 आ गया, तो 1 को पुश कर दिया, फिर 2 को पुश किया तो 2 क्यू के अंदर ऐड हो गया, फिर 3 को पुश किया तो 3 क्यू के अंदर ऐड हो गया। तो जो पुश ऑपरेशन होता है वो क्यू के लास्ट में एक नए एलिमेंट को ऐड कर देता है विद कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन होता है पॉप का ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्यू के फ्रंट से एलिमेंट्स को पॉप करता है, यानी अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को पॉप कराना है तो हम जैसे ही पॉप को कॉल करेंगे 1 यहाँ से पॉप होकर आ जाएगा, उसके बाद 2 यहाँ से पॉप होकर आ जाएगा, और हमारी क्यू के अंदर एलिमेंट बचेगा सिर्फ 3 के इक्वल। तो इस तरीके से हमारी क्यू में एक सिंगल एलिमेंट बच जाता है जो हमारी क्यू के फ्रंट पर है। एंड तीसरा ऑपरेशन होता है हमारे पास फ्रंट ऑपरेशन। फ्रंट ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में क्यू के शुरुआत में जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट हमें रिटर्न करके देता है। तो क्यू के शुरुआत में कौन सा एलिमेंट है? द एलिमेंट इज इक्वल टू 3। तो जैसे हम फ्रंट को कॉल करेंगे हमारे लिए 3 वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। तो एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि हम पुश, पॉप एंड फ्रंट इन तीनों ऑपरेशंस को उस क्यू डेटा स्ट्रक्चर के लिए इम्प्लीमेंट करें, और इन तीनों को हम कांस्टेंट टाइम के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इसके साथ क्यू से रिलेटेड 2 और टर्म्स होती हैं जिनको हमें जानना चाहिए। क्यू के अंदर अगर हम किसी एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं तो इस ऑपरेशन के लिए टेक्निकल टर्म होती है दैट वी आर ट्राइंग टू एनक्यू इन द क्यू। एनक्यू कहने का मतलब है क्यू के अंदर किसी भी चीज़ को ऐड करना, और डीक्यू कहने का मतलब होता है क्यू के अंदर से किसी भी चीज़ को रिमूव करना। एक चीज़ याद रखनी है, इसमें डी क्यू के सामने कंप्लीट क्यू वाली स्पेलिंग लिखी हुई है, गलती से इसको DEQUE नहीं समझना, बिकॉज दिस इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर। ये दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है जबकि ये DQ ऑपरेशन है, और इस DQ को भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो पुश करने का मतलब होता है क्यू के अंदर एलिमेंट को ऐड करना, मतलब NQ करना। पॉप करने का मतलब होता है क्यू के अंदर एलिमेंट को डिलीट करना, यानी DQ करना। अब रियल लाइफ में क्यूज किस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं? बहुत जगह ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा कि कहीं ना कहीं हम कोई ऐप यूज़ कर रहे होंगे या कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे जिसमें इंटरनली एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभी कॉलेज फेस्ट के टिकट्स लेते हैं, तो कभी भी अगर कॉलेज फेस्ट के टिकट्स के लिए बहुत सारे यूजर्स हैं जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो सारी की सारी रिक्वेस्ट क्या होती है? सारी की सारी रिक्वेस्ट एक क्यू के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और जिस भी स्टूडेंट ने सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी होती है सबसे पहले उसे टिकट मिलता है, फिर सेकंड स्टूडेंट को टिकट मिलता है, फिर थर्ड स्टूडेंट को टिकट मिलता है। तो इस तरीके से लिमिटेड क्वांटिटी में अगर कभी भी कॉलेज फेस्ट के अंदर टिकट दिए जाते हैं तो उन्हें क्यू सिस्टम की हेल्प से मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन हो गई, या कोई और सिचुएशन होगी जिसमें बेसिकली हमें रिक्वेस्ट को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सर्व करना है, तो वहाँ पर इंटरनली हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अ क्यू यूजिंग अ लिंक लिस्ट।
सबसे पहले तो अपने क्यू के बेसिक जो ऑपरेशंस हैं उनको देख लेते हैं। हमारी क्यू के अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर चलनी चाहिए। तो क्यू के अंदर अगर हमें एलिमेंट्स को ऐड करना है तो इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होने चाहिए। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोई लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो लिंक लिस्ट के अंदर हम अपनी डिफरेंट नोड्स को क्रिएट करते हैं और उन नोड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। और लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास दो स्पेशल पॉइंटर्स होते हैं, एक हो जाता है हमारा हेड पॉइंटर एंड एक हो जाता है हमारा टेल पॉइंटर। अब किस तरीके से एक लिंक लिस्ट को यूज़ करके हम अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सीखा था कि 3 ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। एक हो गया हमारा पुश ऑपरेशन, एक हो गया हमारा पॉप ऑपरेशन और एक हो गया हमारा फ्रंट ऑपरेशन। अब वैसे तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, लेकिन हमारी जो क्यू वाली क्लास होगी वो इंटरनली क्या करेगी, वो इंटरनली इस लिंक लिस्ट के अंदर ऑपरेशंस को कर रही होगी। सबसे पहले पुश ऑपरेशन को देखते हैं। अगर हमें अपनी क्यू के अंदर किसी भी नए एलिमेंट को पुश करना है, फॉर एग्जांपल हमें पुश करना है 4 को, तो हम क्या करते हैं, क्यू के रियर से पुश करते हैं, यानी बैक से पुश करते हैं और फ्रंट हमारा वहीं रहता है। तो वैसे ही लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमें किसी नए एलिमेंट को, नई नोड को ऐड करना होगा तो सबसे पहले हम उसकी नई नोड बनाएंगे एंड उसके बाद उसे कहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, उससे ज्वाइन कर देंगे अपने लिंक लिस्ट के बैक पर, क्योंकि हमें इसी टाइप का स्ट्रक्चर रेप्लिकेट करना है इन अ लिंक लिस्ट। तो जब भी हमें पुश ऑपरेशन करना हो इंटरनली क्या परफॉर्म होगा, इंटरनली हम एलिमेंट को पुश बैक कर रहे होंगे, यानी टेल पर जाकर इंसर्ट कर रहे होंगे। अब पॉप ऑपरेशन अगर करना है तो क्यू में पॉप होता है हमेशा फ्रंट से पॉप करने का मतलब है कि इस 1 एलिमेंट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो क्यू के अंदर उसी सेम एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 को यहाँ से रिमूव करेंगे, यानी हेड को हटा देंगे और अपने हेड को हम ट्रांसफर कर देंगे टू द नेक्स्ट नोड। तो बेसिकली जब हम क्यू के लिए पॉप को कॉल करेंगे तो उसका मतलब है इंटरनली अपनी लिंक लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अपनी लिंक लिस्ट के लिए हम पॉप कर देंगे 1 एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट। अब क्यू के अंदर जब हम फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका मतलब है हम अपने हेड की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एलिमेंट तो हमने पॉप कर दिया था, अब फ्रंट कहाँ है हमारा, अब हमारे क्यू का जो फ्रंट है वो 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 वैल्यू को रिटर्न कराना चाहेंगे। तो जो क्यू के अंदर एलिमेंट फ्रंट बनता है वही इंटरनली हमारी लिंक लिस्ट के अंदर हेड बन रहा होगा। तो कभी भी अगर ये फ्रंट फंक्शन कॉल होता है तो इंटरनली अगर लिंक लिस्ट यूज हो रही है तो हम अपने हेड के डेटा को रिटर्न कर देंगे। तो ये 3 बेसिक फंक्शंस हैं जिनको हमें इंप्लीमेंट करना है टू एक्चुअली क्रिएट अ क्यू इन C++। अब इसमें से पुश बैक फंक्शन, पॉप फ्रंट फंक्शन, ये हमें ऑलरेडी लिखने आते हैं। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को जब हमने इंप्लीमेंट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लिंक लिस्ट पार्ट 1, तो वहाँ पर दोनों फंक्शंस को हमने इंप्लीमेंट किया था, तो वही इंप्लीमेंटेशन हम यूज़ कर रहे होंगे। तो एक बार कोड की तरफ आ जाते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले हम अपनी क्लास क्यू को क्रिएट करने वाले हैं। अब क्लास क्यू से पहले लेट अस क्रिएट 1 मोर क्लास विच इज़ गोइंग टू बी नोड। इस नोड क्लास के अंदर हमारे लिंक लिस्ट के सारे नोड होंगे। अब जो भी लिंक लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या तो हम लिस्ट को भी चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद से अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल काम होगा खुद से लिंक लिस्ट क्रिएट करना, तो हम मुश्किल काम को ही कंप्लीट करेंगे। नोड क्लास हमने बना ली है। नोड क्लास के अंदर 2 पब्लिक मेंबर्स बनाएंगे, एक होगा हमारे पास हमारा डेटा एंड एक होगा हमारे पास हमारा नोड पॉइंटर नेक्स्ट। साथ के साथ इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास डेटा आने वाला है। तो दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड दिस ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो ये हमारी नोड क्लास हमारे पास बन गई। अब क्यू क्लास के अंदर यहाँ पर हमारे पास हमेशा एक नोड पॉइंटर होगा हेड एंड एक नोड पॉइंटर हमारे पास होगा टेल। हम इन्हें चाहे तो प्राइवेट बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों पॉइंटर्स की एज सच हमें मेन फंक्शन के अंदर ज़रूरत नहीं होगी। मेन फंक्शन तो किसको पहचानेगा, मेन फंक्शन तो क्यू को पहचानेगा, और मेन फंक्शन को पता है क्यू के अंदर कोई हेड और टेल तो होता नहीं, तो मेन फंक्शन को नहीं पता कि इंटरनली क्यू के अंदर लिंक लिस्ट यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेट अस क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड क्यू। जैसे ही क्यू कंस्ट्रक्ट होगी उसमें हेड और टेल की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी नल के साथ। अब किसी भी क्यू को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर हमें 3 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है void पुश, उसके बाद फंक्शन होगा void पॉप एंड उसके बाद फंक्शन होगा int फ्रंट जो हमें फ्रंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके अलावा हम एक और फंक्शन बना सकते हैं एम्प्टी करके, कि हमारी क्यू एम्प्टी है या नहीं है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब पुश फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे,
बेसिकली पुश के अंदर हमारे पास जो भी डेटा आएगा उस डेटा से सबसे पहले तो हम न्यू नोड को क्रिएट करेंगे। तो नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड विद आवर डेटा। अब सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या ये हमारी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड तो नहीं होने वाली। तो अगर हमारे हेड की वैल्यू नल के इक्वल है तो उस केस में हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। और एल्स वाले केस में क्या होगा, एल्स वाले केस में हमें पता है कि क्यू का जो पुश है दैट इज इक्विवेलेंट टू लिंक लिस्ट का पुश बैक, यानी हमें लिंक लिस्ट के अंदर टेल पे एलिमेंट को पुश करना है। तो टेल पे एलिमेंट को पुश करने का मतलब है कि टेल का जो नेक्स्ट है दैट विल नाउ पॉइंट टू न्यू नोड, और टेल की वैल्यू को अपडेट करके अब हम कर देंगे न्यू नोड के इक्वल। तो ये पूरा का पूरा वही सेम कोड है जो ऑलरेडी हम लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन वाले चैप्टर में कर चुके थे, और कुछ नहीं किया हमने, बस टेल के नेक्स्ट पे अपनी न्यू नोड को, नए वाले नोड को इंसर्ट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा पुश फंक्शन कंप्लीट। अब पॉप फंक्शन पर आ जाते हैं। जो क्यू का पॉप फंक्शन होता है दैट इज पॉप फ्रंट ऑफ लिंक लिस्ट। पॉप फ्रंट कहने का मतलब है कि जो भी हमारे हेड पर वैल्यू है उसे हमें डिलीट कराना है। तो उस वैल्यू को एक टेम्पररी के अंदर स्टोर कर लेते हैं और हेड को कर देते हैं हम हेड का नेक्स्ट, एंड डिलीट कर देते हैं अपने जो भी टेम्प वाली मेमोरी थी उस मेमोरी को। और फ्रंट के केस में हमें क्या करना है, फ्रंट के केस में हमें सिंपली रिटर्न करना है हेड का डेटा जिसकी तरफ हमारा हेड पॉइंट कर रहा है। एम्प्टी के केस में क्या करना है, एम्प्टी के केस में अगर हमारे हेड की वैल्यू नल की वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो उस केस में हमें रिटर्न करना है ट्रू कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, वरना हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं हेड इक्वल टू नल। एंड पॉप या फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट नल तो नहीं है। लिंक लिस्ट नल होने का मतलब है कि हमारी क्यू नल तो नहीं है। तो यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं इफ़ एम्प्टी, यानी अगर एम्प्टी फंक्शन ट्रू दे देता है तब तो हम सी आउट कर देंगे क्यू इज एम्प्टी, एंड यहाँ से सिंपली कर जाएंगे रिटर्न। यही सेम चेक हम फ्रंट पर लगा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करनी है तो रिटर्न कर देंगे -1। -1 बेसिकली इंडिकेट्स कि कोई भी वैलिड वैल्यू नहीं है हमारी क्यू के अंदर। तो इस तरीके से हमने अपनी क्यू क्लास को कंप्लीट कर दिया है। सारे के सारे फंक्शंस इसमें हमने इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर क्यू को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे क्यू और अपनी क्यू क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्यू के अंदर एक एक करके एलिमेंट्स को पुश करेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू पुश एलिमेंट 1, उसके बाद हम 2 को पुश करेंगे, एंड सिमिलर तरीके से हम 3 को पुश करेंगे। फिर हम अपनी क्यू पर एक लूप लगाने वाले हैं। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, तब तक क्यू के जो भी फ्रंट पे एलिमेंट है सी आउट कर दो क्यू डॉट फ्रंट वाला एलिमेंट एंड लाइन, एंड क्यू से फिर उस एलिमेंट को हम कर देंगे पॉप। तो लेट्स सेव दिस कोड एंड यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स प्रिंट होकर आ जाएंगे 1, 2 एंड 3। स्टैक के अंदर ऑपोजिट ऑर्डर में आते हैं एलिमेंट्स, यानी 1, 2, 3 पुश करते हैं स्टैक में तो 3, 2, 1 आता। पर क्यू के अंदर उसी सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में पुश किए थे उसी सेम ऑर्डर में एलिमेंट्स पॉप होते हैं। और इनफैक्ट अगर हम सारे ऑपरेशंस को देखें तो ये हमारा एम्प्टी भी कांस्टेंट टाइम में इंप्लीमेंट हुआ है, फ्रंट भी कांस्टेंट टाइम में इंप्लीमेंट हुआ है, यानी बिग ऑफ 1 का टाइम लगा है यहाँ पर। इस पॉप में भी हमें बिग ऑफ 1 का टाइम लगा है क्योंकि कोई लूप नहीं है, सिर्फ सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। और इस पुश के अंदर भी हमें बिग ऑफ 1 का टाइम लगा है। तो एक क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए यूजिंग अ लिंक लिस्ट हमने सारे के सारे ऑपरेशंस को बिग ऑफ 1 में इंप्लीमेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट अ सर्कुलर क्यू यूजिंग एन एरे। अब सर्कुलर क्यू कैसी होती है, बेसिकली जब भी हम अपने एरे को यूज करके क्यू को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एरे, और इस एरे को हम क्या कह रहे हैं, इस एरे को हम कह रहे हैं कि ये हमारी क्यू बन गई है। इसके अंदर अब एरे की एक फिक्स्ड क्वालिटी होती है कि एरे का जो साइज होता है दैट साइज इज फिक्स्ड। तो इस एरे के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस हैं जिनके ऊपर अब एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने अपने एलिमेंट्स को यहाँ से ऐड करना स्टार्ट किया 4, 5, 6। अब हम क्या करते हैं, हम अपने एरे के अंदर 2 पॉइंटर्स को मेंटेन करते हैं। एक पॉइंटर बनता है हमारा फ्रंट पॉइंटर और एक पॉइंटर बनता है हमारा रियर पॉइंटर। अब हमें पता है कि क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 ऑपरेशन ज़रूरी होते हैं। एक होता है पुश ऑपरेशन, एक होता है पॉप ऑपरेशन, और एक होता है हमारा फ्रंट ऑपरेशन। अब जब भी अपनी इस क्यू के अंदर, यानी ये जो क्यू जो हमने एरे की फॉर्म में बनाई है, इस क्यू के अंदर हम एलिमेंट्स को पुश करना चाहेंगे तो हमें पता है क्यू के अंदर एलिमेंट्स कहाँ से पुश करते हैं, हमेशा रियर से पुश करते हैं। रियर से कहने का मतलब है कि अभी जहाँ पर भी रियर है
हम रियर को तो करेंगे प्लस प्लस एंड उसके बाद एलिमेंट को रियर वाली पोजीशन पे पुश कर देंगे। तो रियर को प्लस प्लस कहने का मतलब है कि रियर पॉइंटर को हम आगे बढ़ के ले आएंगे और फिर अपने नए एलिमेंट 7 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एरे से अपनी क्यू को क्रिएट करने के लिए हमें 2 पॉइंटर्स को रखना है। एक है हमारा फ्रंट पॉइंटर जो हमेशा फ्रंट की तरफ पॉइंट करेगा, एक है हमारा रियर पॉइंटर जो हमेशा क्यू के रियर की तरफ पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से हमारा रियर एंड अभी 7 यानी नए एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब जब भी हमें एलिमेंट्स को पॉप करना है, हमें पता है कि हम एलिमेंट्स को कैसे पॉप करेंगे, हमें एलिमेंट्स को हमेशा फ्रंट से पॉप करना होता है। तो एलिमेंट को फ्रंट से पॉप करने का मतलब है कि हम अपने फ्रंट को क्या कर रहे हैं, हम अपने फ्रंट को कर रहे हैं अपडेट और इस एलिमेंट को हमने यहाँ से पॉप कर दिया। तो बेसिकली एरे से जब भी हम अपनी क्यू को बनाते हैं तो एलिमेंट्स को पॉप करने के लिए हम अपने फ्रंट को कर देते हैं प्लस प्लस और फिर एलिमेंट को या जगह को हम चाहें तो री इनिशियलाइज कर सकते हैं विद 0 और विद सम अदर वैल्यू। तो इस तरीके से हम अपने पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ही फ्रंट प्लस प्लस हो गया, अब यहाँ पर वैसे तो हम सोच सकते हैं कि क्यों ना हम सारे एलिमेंट्स को अब एक एक पोजीशन आगे ले आएं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम जनरली सोचते हैं कि हमारा फ्रंट क्या होगा, हमारा 0th इंडेक्स ही होगा। लेकिन जब भी हम अपने एलिमेंट्स को आगे की तरफ कॉपी करके लाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होगी हमारे कोड के अंदर। यानी जब सारे के सारे एलिमेंट्स को, क्यू एलिमेंट्स को हम आगे की तरफ पुश करेंगे तो उस टाइम पर हमें n का लूप लगाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ पुशिंग द एलिमेंट्स एट द फ्रंट, हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करते हैं। तो फ्रंट और रियर एक पॉइंट के बाद कुछ ऐसे दिखाई देंगे। उसके बाद दोबारा अगर हमें पॉप करना है तो दोबारा से हम अपने फ्रंट को अपडेट कर सकते हैं और हम इस पोजीशन को पॉप कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी क्यू का साइज फिक्स्ड है और अगर दोबारा से हमारे पास पुश ऑपरेशन आया जिसमें हमें एलिमेंट्स को पुश करना है, तो यहाँ पर हमारा जो रियर पॉइंटर है वो आगे तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन हाँ वो रियर पॉइंटर वापस से क्या कर सकता है, वापस से घूमकर आगे की तरफ आ सकता है। मतलब रियर पॉइंटर जैसे ही लास्ट इंडेक्स पर पहुंच गया लेकिन अभी भी क्यू के अंदर खाली जगह बाकी है, तो हम क्या करते हैं, रियर पॉइंटर को यहाँ से हटाकर लास्ट पोजीशन से वापस ले आते हैं टू द फ्रंट। फ्रंट कहने का मतलब है हमारा 0th इंडेक्स ऑफ द एरे। और फिर अपने नेक्स्ट जो एलिमेंट, लेट्स सपोज 7 के बाद हमें 8 को पुश करना था, तो 8 को हम पुश करते हैं अपनी क्यू के अंदर यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर एक फिक्स्ड साइज का एरे हमें दिया जाता है और हमें बोला जाता है उससे हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ नॉर्मल क्यू हम क्या करते हैं, उससे सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। सर्कुलर क्यू वो क्यू होती है जिसमें फ्रंट से लेकर रियर तक एलिमेंट्स ऐड होते हैं। उसके बाद दोबारा से हम एलिमेंट्स को फ्रंट की तरफ ऐड कर सकते हैं ताकि जितनी भी जगह खाली बच जाती है उसको हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। उसके बाद दोबारा से अगर हमने एलिमेंट को पॉप किया तो कुछ नहीं करना, फ्रंट को यहाँ से क्या कर देना है, फ्रंट को अपडेट कर देना है। दोबारा से अगर हमें नए एलिमेंट को पुश करना है, लेट्स सपोज इस बार हमें 9 को पुश करना है, तो दोबारा से हम रियर को करेंगे प्लस प्लस, मतलब रियर प्लस प्लस होकर यहाँ आ जाएगा और हम अपने नए एलिमेंट 9 को यहाँ पुश कर देंगे। तो अब हमारी क्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो अब हमारी क्यू जो है वो सर्कुलर फैशन में चल रही है। और जब भी अगर ऐसा टाइम आया कि हमारा फ्रंट यहाँ आ गया, हमारा रियर यहाँ आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी क्यू का साइज फुल हो जाएगा, उसके बाद हम किसी भी नए एलिमेंट को पुश नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने एरे से एक सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम एक नॉर्मल एरे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें 2 पॉइंटर्स को क्रिएट करना है। जब हम शुरुआत करेंगे अपने एरे की, लेट अस रीसाइज दिस, फॉर एग्जाम्पल हमने अपने एरे को क्रिएट किया और ये हमारा फिक्स साइज का एरे। तो शुरुआत में क्या होगा, जब हम इनिशियलाइज करेंगे, ये अगर हमारी डिफरेंट इंडेक्स पोजीशंस हैं 3, 4 एंड 5, तो हम अपने रियर, इसे R कह देते हैं, और अपने फ्रंट दोनों को इनिशियलाइज कर देंगे विद -1। अब जैसे ही लेट्स सपोज हमें एलिमेंट्स को पुश करना होगा, तो एलिमेंट्स को पुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रियर को हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा। रियर को प्लस प्लस कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमारा रियर यहाँ आएगा तो हम अपने एलिमेंट 1 को यहाँ पुश करेंगे, फिर रियर यहाँ आएगा तो यहाँ पुश करेंगे, 3 यहाँ आएगा तो यहाँ करेंगे, फिर आएगा तो यहाँ पुश करेंगे। ये क्या हो रहा है, हर बार हमारा रियर अपडेट होते चले जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी क्यू के अंदर सामने की तरफ जगह खाली हो जाती है, अब हमें रियर को अपडेट करके आगे की तरफ लेकर आना है। तो अब रियर अगर हम प्लस प्लस करेंगे तब तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि रियर की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे प्लस प्लस किया जाए, उसके अंदर +1 किया जाए, तो वो 6 पर ना जाए, वो वैल्यू डायरेक्टली दोबारा से 0 पर चले जाए। तो इस तरीके का ऑपरेशन अगर हमें कभी भी परफॉर्म करना होता है कोड के अंदर, तो हम लिखते हैं रियर इज इक्वल टू रियर +1 मॉड्यूलो n, वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे। ये क्या लाइन लिखी हमने,
ये बेसिकली रियर को हमने +1 से इस तरीके से अपडेट करने का तरीका लिख दिया जिसमें रियर की वैल्यू हमेशा 0 से लेके n-1 तक ही रहेगी। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n की वैल्यू है 6 के इक्वल, इस केस के लिए n की वैल्यू है 6 के इक्वल। अब लेट्स सपोज रियर हमारा 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब r की वैल्यू 5 है, तो r के साथ जब हम +1 करेंगे, मतलब रियर +1 करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 के इक्वल, और 6 मॉड्यूलो 6 क्या होता है? 6 मॉड्यूलो 6 हो जाता है 0 के इक्वल। तो बेसिकली अब हम इस पोजीशन से वापस से सामने की तरफ आ जाएंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाई क्योंकि मैथमेटिकली अगर हम किसी भी नंबर से मॉड्यूलो लेते हैं, किसी भी नंबर से रिमाइंडर लेते हैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 से n-1 के बीच में ही रहती है। तो हम क्या करेंगे? रियर को +1 करेंगे और फिर जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो हमारे रियर की फाइनल वैल्यू बनेगी। तो हमें हमेशा पता होगा कि हमारी जो रिमाइंडर वैल्यू है वो 0 से n-1 तक ही रहेगी। तो जब भी हमें रियर को यहाँ पर लेकर आना होगा, उसके बाद 0 पर लाएंगे तो रियर यहाँ आएगा, तो हमारा एलिमेंट 7 यहाँ पुश होगा, फिर रियर यहाँ आएगा तो एलिमेंट 8 यहाँ पुश होगा। तो इस तरीके से सर्कुलर फैशन में हमारा जो पॉइंटर है वो अपडेट होता रहेगा। तो ये तो हो गया रियर। इसके अलावा अगर हमें फ्रंट को भी ++ करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस केस में हमारा फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? हमारा फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। तो फ्रंट से एलिमेंट को पॉप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा फ्रंट, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से भी फ्रंट को अगर हम आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फ्रंट के लिए भी हमें इसी तरीके से अपडेशन करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। यानी फ्रंट के लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड्यूलो n। तो इस तरीके से हम ++ करने की जगह ये वाले जो ऑपरेशंस हैं इन्हें परफॉर्म कर रहे होंगे। तो एक बार अपनी सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग आवर एरे। सबसे पहले तो अपने कोड के अंदर एक क्लास बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट क्यू। अब क्यू के अंदर हम डिफरेंट पॉइंटर्स हैं जो क्रिएट करने वाले। एक तो इंट स्टार ARR कर लेते हैं। ARR इज़ बेसिकली अ पॉइंटर टू आवर एरे। हम अपने एरे को डायनेमिकली एलोकेट करेंगे। हमें पता है हमारा साइज़ जो है एरे का वो फिक्स साइज़ होने वाला है, पर ये जो भी फिक्स साइज़ है इसको हम क्यू को क्रिएट करते टाइम अपने मेन फंक्शन से पास करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारी क्यू है जिसको हमने क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं क्यू अगर इंटरनली एरे से इंप्लीमेंट हो रही है सर्कुलर क्यू, तो हम चाहते हैं उसका फिक्स्ड साइज़ होना चाहिए, लेट्स सपोज 4 के इक्वल, कि 4 साइज़ की ही होनी चाहिए हमारी क्यू। तो ये हमने उसकी तरफ पॉइंटर बना लिया। उसके अलावा हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। एक होगा हमारे क्यू का साइज़, या इसे टोटल साइज़ कह देते हैं। टोटल साइज़ मतलब ये वैल्यू इक्वल टू 4। टोटल साइज़ मतलब हमारे एरे का जो टोटल साइज़ है। और एक होगा हमारे क्यू का करंट साइज़। करंट साइज़ मतलब अभी हमारी क्यू के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्यू का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 4 तो करंट साइज़ है क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट स्टोर्ड हैं, और टोटल साइज़ है 6 के इक्वल क्योंकि इसकी टोटल कैपेसिटी 6 है। या इसे टोटल साइज़ की जगह हम चाहें तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट कैपेसिटी। इसके साथ में हम 2 पॉइंटर्स लेंगे। एक हो जाएगा हमारा फ्रंट और एक हो जाएगा हमारा रियर। फ्रंट को हमने f कह दिया है, रियर को हमने r कह दिया है। फ्रंट को f इसलिए बोला है क्योंकि फ्रंट नाम का हमें वैसे ही क्यू के अंदर फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव द फंक्शन एंड द वेरिएबल सेम नेम। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम चाहें तो प्राइवेट बना सकते हैं क्योंकि इनकी एक्सेस हमें कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है बाहर। और अब अपना सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक तो हमारे पास कैपेसिटी आएगी। तो कैपेसिटी हमें बताने वाली है कि हमारी क्यू जिस एरे को क्रिएट करेगी उस एरे का साइज़ क्या होने वाला है। तो दिस कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी ARR को हम पॉइंट करवा लेते हैं टू न्यू इंटीजर स्पेस ऑफ साइज कैपेसिटी। तो जो भी इसकी कैपेसिटी है उसके बराबर हमने इसे मेमोरी एलोकेट कर दी है। अभी जो हमारी क्यू का करंट साइज़ है, करंट साइज़ इज इक्वल टू 0। हमारे जो फ्रंट एंड रियर हैं इन दोनों को हम पॉइंट करा सकते हैं टू पोजिशन -1। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर के बाद क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 3 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। एक हो गया हमारा पुश फंक्शन जो किसी डेटा को लेता है और क्यू के अंदर पुश करता है। एक हो गया हमारा वॉइड पॉप फंक्शन, एंड एक हो गया है हमारा इंट, इसे कह देते हैं फ्रंट फंक्शन। इन तीनों फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ में एक बूलियन एम्प्टी फंक्शन भी है जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब पुश करने के लिए हमें अगर अपनी सर्कुलर क्यू के अंदर किसी भी एलिमेंट को पुश करना है तो उसका लॉजिक क्या रहता था। बेसिकली किसी भी एलिमेंट को पुश करने के लिए हम रियर पर अपने एलिमेंट्स को पुश करते हैं। अगर हमारा रियर यहाँ पॉइंट कर रहा है तो पहले तो रियर को अपडेट करके नेक्स्ट इंडेक्स पर लेकर आएंगे। रियर को हम इस स्टेटमेंट से अपडेट करेंगे, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा रियर और यहाँ पे हम अपने नए एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो पुश करने
के लिए सबसे पहले तो रियर की वैल्यू हो जाएगी रियर +1, या इसे आर कह देते हैं, r+1 मॉड्यूलो n। अब n क्या है? n है हमारी कैपेसिटी के इक्वल, लेट्स कॉल इट कैपेसिटी एंड दिस इज इक्वल टू r। तो ये हमारे रियर की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया। अच्छा, पुश करने से पहले सबसे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जो करंट साइज है क्यू के अंदर, जो करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो अगर कैपेसिटी की तरफ रीच कर जाते हैं तो उस केस में तो हम नए एलिमेंट को पुश नहीं कर सकते। मतलब हर एक इंडेक्स पे अगर हमने किसी ना किसी वैल्यू को डाल दिया है तो अब कोई नया एलिमेंट पुश नहीं हो सकता। तो उस केस में सिंपली हम सी आउट कर देंगे क्यू इज़ फुल और यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। तो ये हम एक चेक लगा सकते हैं कि अगर क्यू ऑलरेडी फुल हो चुकी है तो उसके अंदर नए एलिमेंट्स को पुश नहीं कर सकते। तो रियर को अपडेट कर दिया हमने पुश करने के लिए, और ARR ऑफ रियर पर जाकर हम अपने डेटा को स्टोर कर देंगे। और जैसे ही डेटा को स्टोर कर दिया, अपने करंट साइज को हम कर देंगे ++। तो इस तरीके से हम अपने पुश ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं विद इन आर सर्कुलर क्यू। पॉप करने के लिए क्या करते हैं? पॉप करने के लिए हमें फ्रंट से पॉप करना होता है। तो फ्रंट से पॉप करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने फ्रंट को कर देते हैं ++, यानी फ्रंट को इस तरीके से हम अपडेट कर देंगे। तो पॉप करने के लिए फ्रंट को अगर अपडेट करेंगे तो f इज़ इक्वल टू f+1 मॉड्यूलो कैपेसिटी, ये हमने फ्रंट से अपडेट कर दिया। और अगर लेट्स सपोज हमारी क्यू खाली है, पॉप करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उस केस में हम एक और चेक लगा सकते हैं कि अगर एम्प्टी जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करके दे दे, तो उस केस में हम लिख देंगे क्यू इज़ एम्प्टी और अभी कुछ भी पॉप नहीं किया जा सकता। तो सिंपली यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। तो फ्रंट को हमने अपडेट कर ही दिया है, और जैसे ही फ्रंट को अपडेट किया है मतलब हम नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाएंगे, इसको पॉप करा देंगे, फ्रंट अब यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही पॉप कराएंगे हमारा करंट साइज हो जाएगा -। तो ये हमने पॉप फंक्शन को कंप्लीट कर दिया। फ्रंट कहाँ पर है? फ्रंट पॉइंटर जहाँ भी पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को हमें सिंपली रिटर्न कराना है। तो हम सिंपली रिटर्न करा देंगे ARR ऑफ f वैल्यू को। और ये एम्प्टी का चेक भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर हमारी क्यू अभी एम्प्टी है तो उस केस में क्यू एम्प्टी है, हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। तो उस केस में हम चाहें तो यहाँ से -1 को रिटर्न कर सकते हैं। और कैसे चेक करेंगे कि हमारी क्यू एम्प्टी है क्या? क्यू के एम्प्टी के केस में क्या होगा? हमारे करंट साइज की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो उस केस में क्यू क्या है? उस केस में क्यू हमारी एम्प्टी के इक्वल हो जाएगी। तो ये सारे के सारे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं। ये जो हमारा पुश ऑपरेशन है इसको हमने कांस्टेंट टाइम के अंदर किया है। पॉप ऑपरेशन है, इसमें भी हमने कांस्टेंट टाइम के अंदर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। फ्रंट के अंदर भी कांस्टेंट टाइम के अंदर हमने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। अब मेन फंक्शंस के अंदर हमने अपने क्यू को इम्प्लीमेंट कर दिया है विद अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ साइज 4। अब क्यू के अंदर हम चाहें तो एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं। पहले 1 को पुश करेंगे, फिर 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे, 2 3 4 एंड फिर एक बार क्या करते हैं? फिर 5 को भी पुश करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम सी आउट कराएंगे अपनी क्यू का फ्रंट इस तरीके से, एंड फिर क्या करेंगे? फिर अपने एलिमेंट को पॉप करके दोबारा से क्यू का फ्रंट जो है उसे सी आउट कराने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार क्यू के अंदर दोबारा से अपने एलिमेंट नंबर 5 को पुश करेंगे और फिर दोबारा से क्यू का फ्रंट जो है उसे प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। अब रन करने से पहले इस कोड के अंदर एक और हम अपडेशंस करने वाले हैं कि लेट्स सपोज हमने बार बार अपने क्यू के अंदर एलिमेंट्स को पुश किया तो हमारा बार रियर तो अपडेट हो जाएगा, पर हमारा फ्रंट कहाँ रहेगा? हमारा फ्रंट -1 पर ही रहेगा। और अगर हम फर्स्ट टाइम अगर पॉप करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में फ्रंट की वैल्यू अभी -1 ही रहेगी। और अगर सीधा पुश करके हम फ्रंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एरे ऑफ -1 को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे? उस केस से प्रिवेंट करने के लिए हम अपने फ्रंट को इनिशियलाइज कर देंगे विद 0 एंड रियर को हम इनिशियलाइज कर देंगे विद -1 वैल्यू। ये सिंपल सा चेंज हमें करना है। यहाँ पर कोड पर आ जाते हैं एंड इस कोड को रन करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आर आउटपुट टर्न्स आउट टू बी। तो एक बार इस आउटपुट को टैली करते हैं कि ये सही कैसे आया। लेट्स ड्राई रन इट। जैसे ही हमने क्यू ऑफ साइज 4 क्रिएट की तो हमारे लिए क्यू क्रिएट हो गई। इस क्यू की कैपेसिटी है 4 के इक्वल, अभी इसका करंट साइज है 0 के इक्वल। इसके अंदर हमारे पास 4 इंडेक्स हैं। अभी हमारा फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है और अभी हमारा जो रियर है वो -1 पे पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले क्यू के अंदर हम पुश करते हैं 1। क्यू के अंदर 1 को पुश किया तो 1 यहाँ आ जाएगा और हमारा रियर अपडेट होकर यहाँ आ जाएगा इस इंडेक्स पर। तो ये -1 से हट गया और अब रियर की वैल्यू हो गई 0 के इक्वल। फिर दोबारा क्यू के अंदर हमने नंबर 2 को पुश किया तो नंबर 2 यहाँ पर आ गया
एंड रियर को दोबारा से अपडेट करके हम यहाँ ले आएंगे। फिर हमने क्यू के अंदर पुश किया 3 को, तो 3 हमारा यहाँ पर आ गया और हम रियर को अपडेट करके यहाँ ले आएंगे। फिर हमने क्यू के अंदर पुश किया 4 को, तो 4 हमारा यहाँ पर आ गया और रियर को हम अपडेट करके यहाँ पर ले आएंगे। अब जैसे ही हम क्यू के अंदर 5 को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते नंबर्स ऐड होते होते क्या हुआ होगा, हमारी कैपेसिटी 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई एंड फिर फाइनली हमारी कैपेसिटी 4 हो गई होगी। तो जैसे ही हमारी रियर की वैल्यू यहाँ आएगी, हमारे चारों इंडेक्स पर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो हमारी कैपेसिटी का साइज जब करंट साइज के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में हमारी क्यू फुल हो गई है, कोई नया एलिमेंट नहीं आ सकता। तो यहाँ हमने प्रिंट करवा दिया क्यू इज़ फुल। जैसे ही क्यू फुल हो गई, हम क्यू का फ्रंट प्रिंट करवा रहे हैं, तो क्यू का फ्रंट प्रिंट करवाएंगे, तो क्यू का फ्रंट कहाँ है अभी 1 पे, तो हमारे लिए 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्यू से एक एलिमेंट को पॉप कर देंगे। क्यू से एक एलिमेंट को पॉप करने का मतलब है कि क्यू के फ्रंट को हमने कर दिया ++, तो फ्रंट अपडेट हो गया। अब क्यू का फ्रंट क्या है, अब क्यू का फ्रंट है हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे 2 को प्रिंट करवा देंगे। फिर अब हमने क्यू के अंदर पुश कर दिया है 5 को। क्यू के अंदर 5 को पुश करने का मतलब है कि रियर की वैल्यू को हम ++ करके आगे ले आएंगे। बेसिकली जैसे ही पॉप किया होगा ये 1 वाली वैल्यू डिलीट हो गई होगी। नया जो एलिमेंट है 5 उसे हमने यहाँ पर पुश कर दिया और रियर को अपडेट करके अब हम इस वैल्यू पर ले आए। और जब हम दोबारा से क्यू का फ्रंट प्रिंट करवा रहे हैं, तो इस बार भी क्यू का फ्रंट 2 पर है, तो हमारे लिए दोबारा वैल्यू प्रिंट हो गई 2। और इस चीज़ को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हम चेक कर लेंगे कि हमारा रियर की वैल्यू क्या है। रियर की वैल्यू यहाँ पर डेफिनेटली 5 के इक्वल होगी, क्योंकि अभी रियर 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो एक ऐसे ही नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट रियर, जो क्या करता है सी आउट करा देता है हमारा ARR ऑफ रियर की वैल्यू को, ताकि हम वेरीफाई कर सकें। तो लेट्स कॉल क्यू डॉट प्रिंट रियर यहाँ पर, जिससे लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 5। तो हमने जिस तरीके से ड्राई रन किया, हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट को हमने उसी तरीके से इंटरनली इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं अ क्यू यूजिंग STL। तो उसके लिए हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी क्यू लाइब्रेरी को। तो लेट अस डू #include क्यू। अब हमारी जो STL वाली क्यू होती है उसके अंदर वही सारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जो अभी तक हमने अपनी क्यू के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं, यानी पुश, पॉप एंड फ्रंट। अपनी क्यू को STL से क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है क्यू, एंड उसके साथ हम बताते हैं कि हमारी क्यू किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी। तो हमने एक इंटीजर क्यू बना ली है जिसके अंदर हम एक एक करके अपने कुछ एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं। तो 1 2 3 इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को पुश कर दिया। एंड जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती, मतलब क्यू डॉट नॉट एम्प्टी, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम सी आउट करेंगे क्यू डॉट फ्रंट वाले एलिमेंट को, एंड देन हम क्यू से कर देंगे अपने एलिमेंट्स को पॉप। तो जिस तरीके से हमारा पुश फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया था, एम्प्टी किया था, फ्रंट किया था एंड पॉप किया था, ये चारों फंक्शंस हमारे STL की क्यू के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वी कैन रन द कोड एंड द आउटपुट इज़ द सेम एज आवर ओन क्यू, जो हमने क्लास को यूज़ करके क्रिएट की थी। तो उसी तरीके से इंटरनली हमारी STL की क्यू वर्क करती है। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले एक क्वेश्चन विच इज़ टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स, एंड दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। 2 तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली कंपनीज के अंदर पूछे जाते हैं, कि एक तो है कि हमें क्यू बनानी है यूजिंग 2 स्टैक्स, और एक है कि हमें स्टैक बनाना है यूजिंग 2 क्यूज़। तो इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्यू की फंक्शनैलिटी क्या होती है। क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू के अंदर हमें पता है कि हमें एलिमेंट्स एक तो पुश करते हैं, हम एलिमेंट्स को वो हम रियर से पुश करते हैं, बिग O 1 के अंदर पुश करते हैं। एक हम एलिमेंट्स को पॉप करते हैं, पॉप करने के लिए हमें फ्रंट से पॉप करना होता है बिग O 1 में, और एक कभी भी जाकर हम अपने फ्रंट वाले एलिमेंट को बिग O 1 में प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और क्यू हमारी होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप स्ट्रक्चर। पर जब हम स्टैक की बात करते हैं, लेट्स अज्यूम वी हैव अ स्टैक। तो स्टैक के अंदर लेट्स कॉल इट S1। अब अगर स्टैक के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को इनपुट करेंगे यानी पुश करेंगे, तो हमारा एलिमेंट कहाँ जाता है, हमारा एलिमेंट हमेशा स्टैक के टॉप पर जाकर पुश होता है। तो स्टैक का टॉप क्या होता है, स्टैक का टॉप उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो रहता है। टॉप से ही पुश किया जाता है, टॉप से ही पॉप किया जाता है, और टॉप को ही हम एक्सेस कर पाते हैं। तो स्टैक वर्क्स लाइक अ लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। अब हमें जानना है कि किस तरीके से हम अपने 2 स्टैक्स को यूज़ करके, यानी एक हमने स्टैक लिया S1 और एक हम स्टैक ले लें S2, तो कैसे इन 2 स्टैक्स को जो कि ओरिजिनली लीफो स्ट्रक्चर में हैं,
कैसे हम फीफो फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच वो है जिसमें हम अपने पुश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे विद लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इस केस में हमारा पॉप एंड हमारा फ्रंट दोनों ही कांस्टेंट टाइम में इम्प्लीमेंट होंगे। दूसरी अप्रोच है जिसमें हम अपने पॉप फंक्शन को बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि हमारा पुश एंड हमारा जो फ्रंट फंक्शन होता है इन दोनों को बिग ऑफ 1 में इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं और दोनों की दोनों सही होंगी। अब अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए लेक्चर के अंदर हम इस अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं। ये अप्रोच आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम है। एक बार हमने इस तरीके से यानी इन 3 इम्प्लीमेंटेशंस के साथ इस सवाल को सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आप इसको डेफिनेटली खुद से सोच पाएंगे और खुद से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें बेसिकली इस तरीके की फंक्शनैलिटी चाहिए कि अपने 2 स्टैक्स के अंदर जब हम पॉप करें एलिमेंट को या जब हम फ्रंट निकालने की कोशिश करें अपने क्यू का, तब तो हमें कांस्टेंट टाइम लगे, और जब एलिमेंट को पुश करें तब हम कोई नहीं, हम एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे, हम लीनियर टाइम में पुश कर देंगे एलिमेंट को अपनी सही जगह। अब एक क्यू के अंदर जब भी हम पॉप करते हैं या जब भी हम फ्रंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमारा जो शुरुआत में यानी जो फ्रंट वाला एलिमेंट होता है वो चेंज होता है। तो क्यू के अंदर पॉप एंड फ्रंट में हम हमेशा फ्रंट वाले एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक में जब हम पॉप करते हैं या स्टैक में जब हम टॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमारे स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट एक्सेस होता है। तो क्यों ना हम अपने स्टैक के टॉप एलिमेंट को अपनी क्यू के फ्रंट एलिमेंट की तरह ट्रीट करें। हमने बेसिकली ये देखा कि क्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फ्रंट वाला एलिमेंट। फ्रंट से ही जनरली ज़्यादा ऑपरेशंस हम कर रहे होते हैं, और स्टैक के अंदर इंपॉर्टेंट होता है टॉप वाला एलिमेंट, क्योंकि टॉप से हम ज़्यादातर ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम जो 2 स्टैक्स ले रहे हैं उसमें से किसी एक स्टैक के टॉप को हम अपने क्यू के फ्रंट की तरह ट्रीट करें। इसको कहने का मतलब है कि अगर हमने लेट अस मिनिमाइज दिस क्यू, लेट सपोज अगर ये हमारी क्यू है और इस क्यू के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को पुश करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले 1 को पुश किया, हमने 2 को पुश किया, हमने 3 को पुश किया, ऑलरेडी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। अब अगर हमें फ्रंट का एलिमेंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को प्रिंट करवा सकते हैं, या अगर हमें पॉप करना है तो हम 1 को हटाएंगे, 1 को प्रिंट करवाएंगे, फिर 2 को हटाएंगे, 2 को प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरीके से उसी सेम ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स पॉप होते हैं। अब हम कह देते हैं कि हमारा जो S1 है उसके अंदर जो टॉप होगा वो हमारे क्यू का फ्रंट बनेगा। तो अगर क्यू के अंदर एलिमेंट्स इस तरीके से 1 2 3 फॉर्मेट में स्टोर्ड हैं तो हम चाहते हैं कि क्यू के अंदर सबसे पहले 1 निकले, तो 1 को हमें टॉप पे स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें 2 को स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें 3 को स्टोर करना पड़ेगा। यानी अगर हम चाहते हैं फ्रंट पे 1 हो तो हमें स्टैक के टॉप पे 1 रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं 1 को जैसे ही पॉप करें तब 2 आ जाए तो हमें स्टैक के टॉप के नीचे 2 रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं 2 को पॉप करके 3 आ जाए तो हमें स्टैक के टॉप पे 2 के नीचे 3 रखना पड़ेगा। तो जो ऑर्डर हमारी जनरली क्यू के अंदर फॉलो होता उससे रिवर्स ऑर्डर हमें स्टैक के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में इनपुट होते हैं, जिस ऑर्डर में पुश होते हैं, उससे रिवर्स ऑर्डर में बाहर निकलते हैं। पर हमें तो रिवर्स ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें तो ओरिजिनल ऑर्डर ही चाहिए। तो ओरिजिनल ऑर्डर अगर चाहिए तो मैंने बोला कि पुश करते टाइम ही रिवर्स कर दो। बेसिकली हम अगर 1 2 3 क्यू के अंदर इस तरीके से पुश करते हैं तो इसी तरीके से चीज़ें बाहर निकलती हैं। पर स्टैक क्या कहता है, स्टैक कहता है कि अगर आप इस तरीके से पुश करोगे तो मैं रिवर्स ऑर्डर में वापस दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि क्यों ना हम पहले ही रिवर्स ऑर्डर में पुश करें अपने S1 स्टैक के अंदर, यानी 3 2 1 इस ऑर्डर में स्टोर कराएं इस तरीके से, जैसे कि 1 टॉप पे हो, उसके नीचे 2 हो, उसके नीचे 3 हो, और फिर जब हम रिवर्स ऑर्डर में उसे पॉप करने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 ओरिजिनल ऑर्डर ही हमारे लिए स्टैक का मेंटेन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारा जो पुश ऑपरेशन होगा हमारे क्यू के लिए, यानी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम पुश ऑपरेशन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो S1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देंगे S2 के अंदर।
उसके बाद S1 के अंदर यानी स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अपने डेटा को, एंड उसके बाद S2 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें वापस से ट्रांसफ़र कर देंगे S1 के अंदर। तो बेसिकली हमारा जो पुश ऑपरेशन है वो एक 3 स्टेप प्रोसेस लगेगा, जिसके अंदर बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लग रही होगी। तो पुश करते टाइम हमें क्या करना है, क्योंकि हमने देखा कि हमें रिवर्स ऑर्डर में पुश करना पड़ेगा स्टैक के अंदर, तो रिवर्स ऑर्डर कैसे किया, सारे एलिमेंट्स को S2 के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, फिर S1 के अंदर डेटा पुश कर दिया और एलिमेंट्स को वापस से S1 के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो पुश का जो ऑर्डर है इन 3 स्टेप्स की वजह से रिवर्स हो जाएगा, और उसी रिवर्स ऑर्डर की वजह से जो क्यू का फ्रंट है अब वो हमारे स्टैक का टॉप बन जाएगा। तो जब हम ये काम करते हैं, देखते हैं कि हमारे ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 1 2 3 इस तरीके से एलिमेंट्स को पुश करना चाहते हैं अपनी क्यू के अंदर। तो क्यू के अंदर तो नॉर्मली हमने 1 को पुश कर दिया, पर स्टैक के अंदर हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर S1 के पहले सारे एलिमेंट्स S2 के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तो S1 अभी खाली है, और फिर S1 के अंदर पुश कर देंगे, तो S1 के अंदर हमने 1 को पुश कर दिया। उसके बाद S2 के सारे एलिमेंट्स को वापस से S1 में डाल देंगे। तो अभी के लिए हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें अगर क्यू में 1 है तो उसकी जगह स्टैक के अंदर हमारे पास टॉप पर 1 है। उसके बाद क्यू के अंदर हम 2 पुश करते हैं तो 1 के बाद आ जाएगा। तो 2 को पुश करने के लिए स्टैक को जब हम देख रहे हैं तो S1 के सारे एलिमेंट्स तो S2 में ट्रांसफ़र करने हैं, मतलब ये S2 के अंदर चला जाएगा, और 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम S1 के अंदर पुश कर देंगे। उसके बाद वापस से S2 से सारे एलिमेंट्स को S1 में ले आएंगे, यानी ये जो हमारा एलिमेंट है अब ये उठकर हमारे पास आ जाएगा S1 के अंदर। तो इस तरीके से हमारे 1 और 2 दोनों एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश हो गए, और ये जो हम नोटिस करेंगे ये दोनों रिवर्स फैशन में पुश हुए हैं। नॉर्मली अगर हम 1 2 स्टैक के अंदर डालते तो क्या होता, पहले 1 आ जाता फिर 2 आ जाता, लेकिन क्योंकि हमने सेकंड स्टैक यूज़ किया है उसकी वजह से इनका जो पुश वाला ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया है। और ध्यान से अगर हम देखें तो क्यू का जो फ्रंट है अब वो हमारे स्टैक का टॉप है। तो अगर हमें फ्रंट को पॉप करना है तो हम स्टैक के टॉप को पॉप कर सकते हैं, तो वो ऑपरेशन हमारा सेम रहेगा। फिर अगर हम 3 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो 3 को नॉर्मली क्यू के अंदर ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, पर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमें S1 के एलिमेंट्स को S2 में डालना पड़ेगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम S2 में डालेंगे। कैसे डालेंगे, सबसे पहले टॉप से 1 उठकर आएगा, उसके बाद टॉप से 2 उठकर आएगा, उसके बाद 3 को हम पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। तो 3 को हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया, उसके बाद S2 के सारे एलिमेंट्स वापस से S1 के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले टॉप से हमारे पास 2 उठकर आ रहा होगा, उसके बाद टॉप से हमारे पास 1 उठकर आ रहा होगा। एंड इस ऑर्डर को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो दिस इज़ अ रिवर्स ऑर्डर। तो अब अगर हम अपनी क्यू से पॉप करना चाहते हैं तो पॉप हमें बिग ऑफ 1 टाइम में करने को मिलेगा। कैसे, हमें सिंपली अपने स्टैक से पॉप करना है एलिमेंट। अगर क्यू से हम 1 को पॉप करना चाहते हैं तो स्टैक से उसके टॉप को यानी 1 को पॉप कर दो। क्यू से 2 को पॉप करना चाहते हैं तो स्टैक के टॉप को यानी 2 को पॉप कर दो। और क्यू के अगर हम फ्रंट को देखना चाहते हैं, यानी जो हमारा फ्रंट फंक्शन है उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ नहीं, बस स्टैक का जो टॉप है उसे रिटर्न कर दो। तो क्यू का फ्रंट अभी क्या है, क्यू का फ्रंट अभी 3 के इक्वल है, और स्टैक का टॉप क्या है, स्टैक का टॉप भी 3 के इक्वल है। तो इस तरीके से पॉप एंड फ्रंट ऑपरेशन को हम कांस्टेंट टाइम में करेंगे, और पुश ऑपरेशन के लिए हम एक लीनियर लूप चला रहे होंगे। तो उसके लिए अपने कोड के अंदर आ जाते हैं। इन द कोड वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट स्टैक। स्टैक हम खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं, हम चाहे तो STL वाला भी यूज़ कर सकते हैं, हम STL वाला यूज़ करेंगे। हमें बेसिकली इम्प्लीमेंट करनी है अ क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 स्टैक्स को क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टैक हो गया, या इनफैक्ट एक क्लास बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ क्लास कॉल्ड क्यू, और बाहर किसी को नहीं पता ये क्लास इंटरनली स्टैक्स को यूज़ कर रही है। तो इसके अंदर S1 एंड S2 नाम के 2 प्राइवेट स्टैक्स हैं, और ये हो गए इसके पब्लिक फंक्शन। क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने पुश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपने पॉप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपने इंटीजर फ्रंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट अ फंक्शन कॉल्ड एम्प्टी। या अभी के लिए हम चाहें तो एम्प्टी को हटा भी सकते हैं, पर हम चाहें तो कॉर्नर केसेस वाली कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब जब भी हमें पुश करना था, पुश करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 है कि हम S1 के सारे एलिमेंट्स को S2 के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके लिए एक लूप चला लेंगे, जब तक हमारा S1 एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक S2 के अंदर हमें पुश करना है S1 के टॉप पे जो भी एलिमेंट है।
यानी स्टैक के अंदर टॉप पे जो भी एलिमेंट है उसको S2 के अंदर पुश कर देंगे और S1 से फिर पॉप कर देंगे अपने एलिमेंट को। तो ये ऑपरेशन हमें तब तक, ये लूप हमें तब तक चलाना है जब तक S1 खाली नहीं हो जाता। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद S1 के अंदर हमें पुश करना है अपने डेटा को एंड फिर फाइनली हमें S2 से S1 में ट्रांसफ़र करनी है चीज़ें। अब हमें S2 से S1 में चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, तो जब तक हमारा S2 खाली नहीं हो जाता तब तक S1 के अंदर पुश कर देंगे S2 के टॉप को एंड S2 से पॉप कर देंगे अपने उस एलिमेंट को। तो इस तरीके से हमारा पुश फंक्शन कंप्लीट हो गया। ये जो दोनों लूप्स हैं ये दोनों बिग ऑफ एन के लूप्स हैं, तो हमारे पुश की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। पॉप करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें पता है हमारा जो करंट एलिमेंट है वो S1 वाले स्टैक के टॉप पे है, तो पॉप करने के लिए हमें सिंपली S1 पे करना है पॉप, तो हमारा फ्रंट भी पॉप हो जाएगा। और फ्रंट रिटर्न करने का मतलब है कि हम S1 का टॉप रिटर्न करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया है। पुश ऑपरेशन वाज डन इन लीनियर टाइम, पॉप was done in big of 1 यानी constant time and front was also done in constant time। अब मेन फंक्शन में हम अपनी Q क्लास की एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। Q के अंदर हम नॉर्मली एलिमेंट्स को पुश करेंगे, Q1 के अंदर पुश कर देंगे एलिमेंट 2 एंड 3 एंड फिर हम एक नॉर्मल सा वाइल लूप लगा लेंगे। जब तक हमारी Q खाली नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें सी आउट करना है अपने Q से उसके फ्रंट एलिमेंट को एंड Q से फिर पॉप कर देंगे उन एलिमेंट्स को। अब ये Q डॉट एम्प्टी वाला फंक्शन भी चाहें तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बूल एम्प्टी। Q कब एम्प्टी होगी, बेसिकली हमारी Q तब एम्प्टी होगी जब हमारे S1 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों स्टैक्स में से हमारा S1 प्राइमरी स्टैक है, तो S1 ही हमें बताता है कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो किस ऑर्डर में है, कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम रिटर्न कर देंगे S1 डॉट एम्प्टी। अगर S1 एम्प्टी है तो मतलब हमारी Q एम्प्टी है, अगर S1 एम्प्टी नहीं है तो मतलब हमारी Q एम्प्टी नहीं है। तो लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो हमारे पास 1 2 3 बेसिकली Q के अंदर जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स डाले थे उसी ऑर्डर में हमारे पास पॉप होकर प्रिंट हुए हैं। इवन दो इंटरनली हमने स्टैक्स को यूज़ किया है, पर क्योंकि हमने Q को इम्प्लीमेंट किया है तो हमने अपनी फीफो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग 2 क्यूज़। और इसकी जो अप्रोच है वो बहुत सिमिलर रहने वाली है हमारे पुराने क्वेश्चन के। बेसिकली अगर हमें किसी भी स्टैक को क्रिएट करना होता है तो स्टैक के लिए हमें पता है कि हमें अपनी लीफो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लीफो कहने का मतलब है कि पुश अगर होगा तो टॉप से ही पुश होगा, पॉप अगर होगा तो टॉप से ही पॉप होगा, और टॉप एलिमेंट को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारी जो टॉप पे एलिमेंट है उसी को हम एक्सेस कर रहे होंगे। तो स्टैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा टॉप वाला एलिमेंट बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे विद 2 क्यूज़, यानी दोनों क्यूज़ की इंडिविजुअली वैसे तो फीफो पर्सनालिटी होती है, पर हम इन्हें इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि हम एक लीफो टाइप का स्ट्रक्चर इन दोनों की हेल्प से क्रिएट कर सकें। तो इसको करने के भी वही सेम 2 तरीके हैं कि या तो हम पुश ऑपरेशन को लीनियर टाइम में कर लें या फिर हम पॉप ऑपरेशन को लीनियर टाइम में कर लें। तो पुश ऑपरेशन को लीनियर टाइम में करने की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वही सेम स्ट्रैटेजी होगी जो हमने स्टैक के अंदर फॉलो की। यानी जो भी हमारा स्टैक का पुश है उसे हम लीनियर टाइम में करेंगे विद अ 3 स्टेप अप्रोच। सबसे पहले इफ़ दिस इज़ माई Q1, दिस इज़ माई Q2, तो Q1 के सारे एलिमेंट्स को हम अपनी Q2 के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप होगा कि Q1 के अंदर हम पुश करेंगे अपने डेटा को, एंड थर्ड स्टेप होगा कि Q2 के सारे एलिमेंट्स को अब हम वापस से Q1 के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी सेम फंक्शनैलिटी को अचीव कर पाएंगे। बेसिकली लेट्स सपोज अपने स्टैक के अंदर अगर हमें पुश करना है इन 3 एलिमेंट्स को, 1 2 3, इन 3 एलिमेंट्स को अगर हम स्टैक के अंदर पुश करना चाहते हैं तो हम कैसे पुश करेंगे। हम सबसे पहले बेसिकली 1 को पुश करेंगे यहाँ पर, तो स्टैक के टॉप पर अभी क्या है, स्टैक के टॉप पर अभी 1 है। तो इन्हीं एलिमेंट्स को Q के अंदर पुश करने के लिए सबसे पहले Q1 के सारे एलिमेंट्स Q2 में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद 1 को पुश कर देंगे Q1 के अंदर, फिर Q2 के सारे एलिमेंट्स Q1 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो Q1 का ये जो फ्रंट है, Q1 के ये जो फ्रंट पे एलिमेंट होगा दैट विल बेसिकली बी इक्वल टू हमारे स्टैक का टॉप, क्योंकि
क्यू का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा फ्रंट होता है, स्टैक का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा टॉप होता है। तो क्यू का जो ये फ्रंट है ये हमारे स्टैक के टॉप की तरह एक्ट करेगा इंटरनली। उसके बाद लेट्स सपोज हमने 1 को ऐड कर दिया, अब 2 को ऐड करते हैं। 2 को स्टैक के ऊपर पुश करना है तो नॉर्मली उसे इस तरीके से हम पुश करते हैं और ये अब हमारे स्टैक का टॉप हो जाएगा। लेकिन क्यूज के अंदर सबसे पहले Q1 के सारे एलिमेंट्स को Q2 में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी पहले 1 यहाँ से पॉप होगा तो 1 Q2 के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद 2 को हम Q के अंदर ऐड कर देंगे तो Q2 के अब सारे एलिमेंट्स को हम Q1 में ऐड कर देंगे। अब Q में क्योंकि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स रियर से पुश होते हैं यानी बैकवर्ड्स पुश होते हैं, तो अब ये 1 आएगा और ये 2 के पीछे आने वाला है। अब अगर हम ध्यान से अपनी क्यू को देखें तो जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को ऐड किया था क्यू के अंदर क्या हुआ, उस ऑर्डर को ही हमने रिवर्स कर दिया। और उसको हमने क्यों रिवर्स किया, क्योंकि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। क्यू के अंदर तो नॉर्मली 1 2 अगर डालते तो यहाँ पे 1 2 होना चाहिए था, पर हमने एक सेकंड क्यू को यूज़ करके उस ऑर्डर को रिवर्स किया, क्योंकि हमें क्यू नहीं बनानी, हमें तो स्टैक बनाना है और स्टैक के अंदर एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। अब क्यू के फ्रंट पे 2 है क्योंकि स्टैक के टॉप पे 2 आना चाहिए था। अब इसी तरीके से अगर हमें 3 को पुश करना है तो नॉर्मली स्टैक के अंदर 3 को पुश करते हैं तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो स्टैक के टॉप पर अब हमारे पास 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले Q1 के सारे एलिमेंट्स को हमें Q2 के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो Q1 में पॉप करेंगे सबसे पहले 2 को तो 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर पॉप करेंगे 1 को तो 1 पुश होकर Q2 के अंदर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद Q1 के अंदर हम पुश कर देंगे अपने थर्ड एलिमेंट को। फिर हमें Q2 के सारे एलिमेंट्स को पुश करके वापस से Q1 के अंदर लेकर आना है। तो सबसे पहले 2 को पॉप करेंगे फ्रंट से और उसे Q1 के बैक में पुश कर देंगे। फिर 1 को पॉप करेंगे फ्रंट से, फिर उसे Q1 के बैक में पुश कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी Q1 के अंदर हमारे स्टैक वाले ही ऑर्डर में एलिमेंट्स पुश होते रहेंगे। अब स्टैक के टॉप पे 3 है तो हमारे Q1 के फ्रंट पे भी 3 है। तो इस तरीके से हम अपने पुश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉप को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है बिग ऑफ 1 में तो कुछ नहीं करना, बेसिकली Q1 से हमें पॉप कर देना है अपना फ्रंट वाला एलिमेंट। स्टैक के अगर टॉप फंक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम Q1 के फ्रंट को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से पॉप एंड टॉप को हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे और पुश फंक्शन को हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स कम टू आवर कोड। कोड के लिए सबसे पहले तो इंक्लूड कर लेते हैं अपनी STL की Q क्लास जिसे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एक क्लास हम बनाएंगे कॉल्ड स्टैक। अब स्टैक क्लास बनाने के लिए हम इंटरनली 2 Q का यूज़ करने वाले हैं। तो एक Q बना लेंगे इंटीजर Q1, एक Q बना लेंगे इंटीजर Q2। ये दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इन्हें बाहर हमें एक्सेस किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक में हमें 3 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। एक हमारा पुश फंक्शन फॉर द स्टैक, एक हो जाएगा हमारा पॉप फंक्शन फॉर द स्टैक, एक हो जाएगा हमारा टॉप फंक्शन फॉर द स्टैक, एंड एक चाहें तो हम बूलियन एम्प्टी बना सकते हैं। तो पुश करने के लिए डेटा को हमें सबसे पहले एक लूप चलाना पड़ेगा। जब तक हमारी Q1 खाली नहीं हो जाती तब तक हमें Q2 के अंदर पुश करना है Q1 के फ्रंट को, और फिर Q1 से हमें पॉप कर देना है उसके फ्रंट को। तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। उसके बाद Q1 के अंदर हम पुश कर देंगे अपने डेटा को फ्रॉम द रियर एंड। फिर दोबारा एक लूप चलाएंगे जब तक हमारी Q2 खाली नहीं हो जाती एम्प्टी। तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें Q1 के अंदर पुश करना है अपने Q2 से फ्रंट एलिमेंट को निकाल कर, एंड Q2 से हम पॉप कर देंगे अपने एलिमेंट को। तो इस तरीके से बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमने पुश फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। पॉप के लिए क्या करना है, पॉप के लिए कुछ नहीं करना, हमें Q1 को पॉप कर देना है सिंपली। टॉप के लिए क्या करना है, टॉप के लिए हमें रिटर्न कर देना है Q1 का फ्रंट। एंड एम्प्टी कैसे पता चलेगा, बेसिकली हमारा जो प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज़ Q1। तो Q1 अगर खाली हो गया मतलब हमारा स्टैक खाली हो गया। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे Q1 डॉट एम्प्टी की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट स्टैक है उसे हमने क्रिएट कर दिया है। अब मेन फंक्शन के अंदर अपने स्टैक को क्रिएट करते हैं। स्टैक एस के अंदर हम पुश करेंगे एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम एक लूप चलाने वाले हैं जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक हमें सी आउट करना है स्टैक का टॉप, एंड स्टैक से फिर पॉप कर देंगे अपने एलिमेंट्स को। तो लेट्स सेव इट एंड रन आवर कोड।
तो एलिमेंट्स को हमने स्टैक के अंदर पुश किया था 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में, पर जब वो पॉप होकर आए दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1। तो स्टैक क्या करता है, स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनका ऑर्डर रिवर्स कर देता है। तो वही यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली फंक्शनैलिटी को हमने अचीव कर लिया है विद अ स्टैक यूजिंग 2 क्यूज इंटरनली। अब नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका नाम है नॉन रिपीटिंग लेटर। बेसिकली हमें एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स मिलेगी। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स का किसी सवाल में इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है कि एक एक करके आपको कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे, या फिर डायरेक्टली आपको एक पूरी स्ट्रिंग दे दी जाएगी। हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इमेजिन करेंगे कि वी आर गोइंग टू गेट दिस स्ट्रिंग जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे लगातार कैरेक्टर्स होंगे। अब इस स्ट्रीम के लिए हमें हर एक पॉइंट पर अपना फर्स्ट नॉन रिपीटिंग लेटर बताना है। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग लेटर मतलब जो लेटर सबसे पहले आया और जो स्ट्रीम के अंदर रिपीट नहीं करता। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली हमें स्ट्रीम का सबसे पहले ये कैरेक्टर मिलेगा, मतलब हमारे पास है कैरेक्टर ए। तो अभी तक का सबसे नॉन रिपीटिंग फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? ए। उसके बाद स्ट्रीम के अंदर हमारे पास ए भी आ जाएगा, तो अब हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी डबल ए। इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, तो इसके लिए हम प्रिंट करवाएंगे -1। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास आएगा बी, तो हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी ए बी। इसके अंदर फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएगा बी। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग के अंदर आएगा सी, तो दिस विल बी इक्वल टू बी सी। इसके अंदर हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हो जाएगा अगेन बी। सी भी एक नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, पर हमें हमेशा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग जो सबसे पहले आया वो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमारे पास आएगा सी, तो हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी डबल सी इस तरीके से, और इसके अंदर भी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर बी हो जाएगा। फिर हमारी स्ट्रिंग के अंदर एक्स आएगा, तो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी सी एक्स। इसके अंदर भी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर बी। एंड फाइनली हमारी स्ट्रिंग के अंदर आएगा बी, तो ए बी सी एक्स बी। इस स्ट्रिंग के अंदर ए भी रिपीट करता है, फिर बी आया है तो बी भी रिपीट कर रहा है, सी आया सी भी रिपीट कर रहा है, एक्स हमारे पास फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर आता है, तो हम एक्स को प्रिंट करवा देंगे। तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होकर आना चाहिए। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी? सबसे पहले तो इस सवाल के अंदर हमें नॉन रिपीटिंग लेटर्स या नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और हमने इस तरीके के सवाल ऑलरेडी किए हुए हैं जहाँ हम ट्रैक करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर रिपीट कर रहा है, कौन सा कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा। उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, अपना एक इंटीजर फ्रीक्वेंसी या इंटीजर काउंट एरे क्रिएट करते हैं जो सारे के सारे कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर करता है। और हमें सवाल में ऑलरेडी गिवन है कि हमारा जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर सारे के सारे लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स होंगे, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक ही कैरेक्टर्स होंगे, उसके अलावा कोई कैरेक्टर्स नहीं होंगे। तो हम इन सारे 26 कैरेक्टर्स की क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर करा सकते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी एरे को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। शुरुआत में हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 है, और जैसे ही कोई कैरेक्टर हमारे पास आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी को कर देंगे ++। तो एक तो ये हम एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम फर्स्ट नॉन रिपीटिंग ट्रैक करना चाहते हैं, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब है कि हमें चाहिए वो वाला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर जो पहले आया हो। तो हम क्या करना चाहते हैं, सीक्वेंस में ट्रैक करना चाहते हैं कि अगर हम इस कैरेक्टर पर खड़े हैं तो इससे पहले वाले सारे नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स की हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि जो कैरेक्टर्स पहले आए हैं हम उनको ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ अ क्यू ऑफ कैरेक्टर्स। इसे क्यू हम नाम दे सकते हैं, और इस क्यू के अंदर हम ट्रैक करेंगे कौन से हमारे कैरेक्टर्स हैं जो पहले एग्जिस्ट करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक तो अपना फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे जो यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएगा, बी की स्टोर कराएगा, सी की स्टोर कराएगा, डी की स्टोर कराएगा, एंड इस तरीके से बीच में एक्स की स्टोर कराएगा। इस तरीके से हर एक लेटर की वो फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने वाला है। दूसरा हम क्रिएट कर लेंगे अपनी एक क्यू को। तो अपनी क्यू को हम कुछ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस विल बी आर क्यू, और क्यू के अंदर हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है, कौन सा एलिमेंट बाद में आ रहा है। तो क्यू का काम होगा टू ट्रैक द ऑर्डर, और हमारी फ्रीक्वेंसी एरे का काम होगा टू ट्रैक repetitions और टू ट्रैक द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। और हम अपने क्वेश्चन के लिए हमेशा इमेजिन करेंगे कि क्यू का जो फ्रंट है दैट फ्रंट इज बेसिकली इक्वल टू द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। ये हमें एज्यूम करना है, क्योंकि हम अपने कैरेक्टर्स को इसी क्यू के अंदर स्टोर कराते जाएंगे। ए बी सी डी इस तरीके से एक एक करके अपने कैरेक्टर्स को क्यू के अंदर स्टोर कराएंगे। तो हमारी क्यू के जो फ्रंट पे होगा उसे हम अज्यूम करेंगे कि वो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। अगर वो नहीं निकलता नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर तो उसे पॉप कर देंगे क्यू से, पर हमारे फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को हम हमेशा क्यू के फ्रंट पे रखेंगे। अब एक एक करके अपनी अप्रोच जिसे हम फॉलो करेंगे उसे ड्राई रन करके देखते हैं। हमें क्या करना है, एक एक करके अपने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स पे जाना है,
उन स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के लिए पहले तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है और उन्हें क्यू के अंदर पुश करना है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि क्यू के फ्रंट पे फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है या नहीं है, हम अपने आंसर को प्रिंट करवाएंगे। जैसे हम सबसे पहले जाएंगे इस ए पर। ए की सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी 0 थी, हर जगह फ्रीक्वेंसी शुरुआत में 0 है, तो ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके कर देंगे 1 और अपने ए को पुश कर देंगे क्यू के फ्रंट पे। तो क्यू के फ्रंट पे ए है जो कि हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, मतलब एक वैलिड नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो आंसर में हम प्रिंट करवा देंगे अपने ए को। उसके बाद जाएंगे दूसरे ए पर, दूसरे ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी और दोबारा ए को पुश कर देंगे। अब क्यू के फ्रंट पे देखेंगे, क्यू के फ्रंट पे हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 के इक्वल, तो ये तो रिपीट कर रहा है, ये तो नॉन रिपीटिंग हो नहीं सकता, तो इसे क्या करेंगे, हम अपनी क्यू से पॉप कर देंगे। और क्यू से पॉप हमने इसको इसलिए किया है क्योंकि बेसिकली अगर ए की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ गई, मतलब ए हमारी स्ट्रिंग के अंदर 1 से बार आ गया, तो उसके बाद तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही जाएगी। किसी भी कैरेक्टर की अकरेंस से उसकी फ्रीक्वेंसी कभी घट नहीं सकती, अब कम नहीं हो सकती, हमेशा फ्रीक्वेंसी बढ़ ही सकती है। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, बढ़ के 2 हो चुकी है, तो ये नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर तो कभी बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम इसे क्यू से पॉप कर देंगे। अब हमारी क्यू के फ्रंट पे आ जाएगा ए, तो ए के लिए चेक करेंगे दोबारा, क्या ये नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, नहीं ये नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, तो इसे भी पॉप कर देंगे। अब हमारी क्यू पॉप करते करते हमारी क्यू कम्प्लीटली खाली हो गई है, मतलब हमारे लिए कोई भी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे -1। तो बेसिकली हर बार हम अपनी क्यू के लिए चेक कर रहे हैं कि क्यू अगर एम्प्टी हो गई तो उस केस में तो -1 प्रिंट करवा दो, और क्यू में अगर एलिमेंट्स बचे हैं तो क्यू का जो फ्रंट है दैट इज बेसिकली आवर आंसर, दैट इज बेसिकली आवर फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे बी पे, तो बी के लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, बी को पुश कर देंगे। क्यू के फ्रंट पे बी आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 हो गया, बी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे सी पे, सी के लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, सी को क्यू के अंदर पुश कर देंगे। क्यू के फ्रंट पे अभी भी बी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब बी हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर सी पर जाएंगे, सी के लिए फ्रीक्वेंसी को 1 से अब इंक्रीज करके हम करने वाले हैं इसे वैल्यू इक्वल टू 2, सी को पुश कर देंगे अपनी क्यू के अंदर। उसके बाद हमारी क्यू के फ्रंट पे देखेंगे अभी भी बी है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो बी हो गया हमारा आंसर। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट कैरेक्टर पर जाएंगे एक्स, एक्स के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे टू 1 और एक्स को अपनी क्यू के अंदर पुश कर देंगे। अभी भी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर क्या है, बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 के इक्वल, तो बी को हम प्रिंट करवा देंगे एज आवर आंसर। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर पर जाएंगे विच इज़ इक्वल टू बी, बी के लिए हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे टू 2 और बी को भी क्यू के अंदर पुश करवा देंगे। अब फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर देखेंगे बी, तो बी की सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, बी की फ्रीक्वेंसी तो 2 हो गई, मतलब बी को हमें इस क्यू से पॉप करना है। अब सी की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सी की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, मतलब सी को भी पॉप करेंगे। अब इस नेक्स्ट सी की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसे भी पॉप करेंगे। अब इस एक्स की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, एक्स की फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल है, मतलब ये हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर बन गया और यहाँ पर हम आंसर में प्रिंट करवा देंगे एक्स को। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो इस पूरी अप्रोच का सूडो कोड क्या रहेगा, अप्रोच के सूडो कोड के लिए बेसिकली सबसे पहले तो हमें अपनी क्यू एंड अपने फ्रीक्वेंसी एरे को क्रिएट करना है। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से लेके अपनी स्ट्रिंग के साइज तक, हर बार अपने कैरेक्टर को स्टोर करा लेंगे विच इज स्ट्रिंग का i। अब सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर इस ch के लिए अपडेशन कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी एरे में ch के लिए ++ कर लेंगे। उसके बाद अपनी क्यू के अंदर पुश कर देंगे हम अपने कैरेक्टर को। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है वो हमारी क्यू के फ्रंट पे हमें मिलेगा, लेकिन अगर फ्रंट पे जो एलिमेंट है उसके लिए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो गई, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें एलिमेंट्स को पॉप करना है और बार बार एलिमेंट्स को पॉप करते रहना है। बेसिकली हमें एलिमेंट्स को क्यू के अंदर से कब पॉप करना है, जब हमारी क्यू के फ्रंट पे जो एलिमेंट है उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ग्रेटर देन 1 के इक्वल। या तो ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जो क्यू के फ्रंट पे हो पर उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 हो, या फिर जब तक क्यू हमारी खाली नहीं हो जाती, मतलब क्यू जब तक हमारी खाली नहीं हो जाती तब तक हम एलिमेंट्स को पॉप करते रहेंगे। तो एक वाइल लूप लगा देंगे जब तक क्यू के फ्रंट पे ऐसा एलिमेंट नहीं आ जाता जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो, या फिर जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक हमें एलिमेंट्स को पॉप करना है। और जैसे ही लूप खत्म हो जाए फिर हमें चेक करना है, अगर क्यू खाली हो गई मतलब कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है तो -1 प्रिंट करवा दो, और अगर कोई वैलिड आंसर है तो उस केस में हम क्यू के फ्रंट को प्रिंट करवा देंगे।
तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए एक बार हम अपना कोड लिखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी अपने लिए एक स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है। हम एक फंक्शन बना सकते हैं, लेट्स कॉल इट फर्स्ट नॉन रिपीटिंग। इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी str, एंड सबसे पहले इस स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक क्यू क्रिएट करेंगे ऑफ कैरेक्टर्स, लेट्स कॉल इट क्यू या कैपिटल क्यू, एंड एक हम इंटीजर एरे क्रिएट करेंगे फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कराने के लिए, और इस एरे को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 के लिए। तो 0 कहने का मतलब है कि शुरुआत में कोई भी कैरेक्टर नहीं आता, तो उन सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब हम एक लूप चला लेंगे i = 0 से स्ट्रिंग डॉट साइज तक, हर बार कर देंगे i++। हमारा जो करंट कैरेक्टर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ch, यानी str ऑफ i। तो सबसे पहले तो हम अपनी क्यू के अंदर पुश कर देंगे अपने ch को, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कर देंगे ++। तो फ्रीक्वेंसी कैसे एक्सेस करेंगे, ch-a करके। तो a कैरेक्टर का जो इंडेक्स है दैट विल बिकम 0, b कैरेक्टर का इंडेक्स विल बिकम 1, c कैरेक्टर का इंडेक्स विल बिकम 2, एंड इस तरीके से हमारे इंडेक्स बढ़ते रहेंगे। अब एक लूप चलाएंगे जब तक या तो क्यू हमारी खाली नहीं हो जाती, या फिर जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू डॉट फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है, तब तक हमें अपनी क्यू से पॉप करना है एलिमेंट्स को। ये कहने का मतलब है कि हमें चाहिए हमारी क्यू के फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर 1 से बड़ी है तो वो हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, उसको हमें पॉप करना पड़ेगा। और कब तक पॉप करना पड़ेगा, जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती, या फिर जब तक हमारे पास ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं आ जाता क्यू के फ्रंट पे जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 के इक्वल हो। तो इस लूप के बाद अगर हमारी क्यू खाली हो जाती है तो उसका मतलब तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में तो हम सी आउट करवा देंगे -1, एंड एल्स वाले केस में हम सी आउट कराने वाले हैं क्यू का फ्रंट। लेट्स सी आउट विद \n। तो इस तरीके से हमने हर एक कैरेक्टर के लिए, मतलब जो हमारी छोटी सारी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स आई थी उनके लिए हमने फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को प्रिंट करवा दिया होगा। ध्यान से अगर हम देखें तो ये वाला आउटर लूप बिग ऑफ n का है। इनर लूप में हम ये लॉजिकली सोच सकते हैं कि हर कैरेक्टर क्यू के अंदर एक ही बार पुश हो सकता है और एक ही बार पॉप हो सकता है, तो उसमें भी बिग ऑफ n का टाइम लगेगा। तो बेसिकली ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इस कोड की दैट विल बी बिग ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी बिग ऑफ n, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पेस है, पर यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्यू के बराबर स्पेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें एट मैक्स n कैरेक्टर्स इनपुट हो सकते हैं। कौन सा होगा वो वर्स्ट केस सिनेरियो जिसमें क्यू के अंदर n कैरेक्टर्स इनपुट होंगे, जब हमारी स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं। तो लेट्स सेव दिस कोड एंड अपने फर्स्ट नॉन रिपीट को हम कॉल लगाते हैं बाय पासिंग आवर स्ट्रिंग। इसका आउटपुट अगर चेक करें तो ओके, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्यू डॉट फ्रंट क्या है, क्यू डॉट फ्रंट एक कैरेक्टर है। इसका अगर हमें इंडेक्स निकालना है तो हमें ए को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर इस स्टेटमेंट में किया है। कुछ नहीं है, बस ये जैसे सी एच कैरेक्टर था वैसे ही क्यू के फ्रंट पे भी हमने एक कैरेक्टर ही स्टोर कराया है, क्योंकि क्यू का टाइप कैरेक्टर टाइप है। तो लेट्स सेव इट, क्लियर एंड री रन। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा वही सेम आउटपुट आया जिसको हमने ड्राई रन किया था। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है इंटरलीव 2 क्यूज। बेसिकली हमें एक क्यू दी जाएगी और इस क्यू के लिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि इस क्यू का साइज है इवन साइज। इवन साइज कहने का मतलब है इस क्यू के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमें क्या करना है, इस क्यू को 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड करके उन दोनों हाफ्स को हमें इंटरलीव करना है। बेसिकली फर्स्ट हाफ का फर्स्ट एलिमेंट पहले आना चाहिए, फिर सेकंड हाफ का फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट हाफ का सेकंड एलिमेंट, फिर सेकंड हाफ का सेकंड एलिमेंट। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका तो यही होगा कि हम सबसे पहले अपनी क्यू का साइज निकाल लें। हमारे पास हमारी क्यू का साइज लेट्स सपोज आता है n के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी क्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट हाफ हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हाफ हो जाएगा। अब क्यू को सिर्फ फॉरवर्ड ट्रैवल कर पाना पॉसिबल होता है, बैकवर्ड ट्रैवल कर पाना पॉसिबल नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है क्योंकि रियर एंड से हम अपने एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। क्यू को हम सिर्फ फॉरवर्ड एंड से, यानी पहले फ्रंट को पॉप करेंगे, इसको पॉप करेंगे, तो इस तरीके से सिर्फ फॉरवर्ड ही ट्रैवल किया जा सकता है। तो क्यू को फॉरवर्ड ट्रैवल करके हम क्या करेंगे, एक और एडिशनल क्यू बनाएंगे। लेट्स कॉल दिस क्यू आर फर्स्ट क्यू, और इस फर्स्ट क्यू के अंदर हम अपने ओरिजिनल क्यू के फर्स्ट हाफ को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारी ये ओरिजिनल क्यू है, लेट्स कॉल दिस ओरिजिनल,
तो इससे हम सबसे पहले इस एलिमेंट को पॉप करेंगे और इसे फर्स्ट के अंदर पुश करा देंगे, इस एलिमेंट को पॉप करेंगे फर्स्ट के अंदर पुश करा देंगे, इस एलिमेंट को पॉप करेंगे फर्स्ट के अंदर पुश करा देंगे, एंड इस तरीके से कब तक एलिमेंट्स को पॉप करके पुश कराते रहेंगे। हम एक लूप चलाएंगे n/2 का, जिसमें ओरिजिनल क्यू के एलिमेंट्स को हम पुश करवा देंगे इन द फर्स्ट वाली क्यू। तो अब हमारे पास 2 क्यूज हो जाएंगी। सबसे पहले हमारी फर्स्ट वाली क्यू, जिसके अंदर हमारी क्यू का हमारे पास फर्स्ट हाफ स्टोर्ड है, एंड उसके अलावा वी हैव आर ओरिजिनल क्यू, और ओरिजिनल क्यू के अंदर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट स्टोर्ड हैं, जैसे 6 से लेके 10 तक, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास हमारी ओरिजिनल क्यू के अंदर स्टोर्ड हैं। तो एक हमारे पास ओरिजिनल क्यू आ गई, एक हमारे पास हमारी फर्स्ट क्यू आ गई। अब सबसे आसान तरीका इन दोनों को इंटरलीव करने का ये होगा कि हम एक थर्ड क्यू बनाएं, और थर्ड क्यू में क्या करें, सबसे पहले इससे एलिमेंट पॉप करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, फिर यहाँ से एलिमेंट पॉप करेंगे, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, फिर यहाँ से एलिमेंट पॉप करेंगे, यहाँ 2 ऐड करेंगे, यहाँ से एलिमेंट पॉप करेंगे, यहाँ 7 ऐड करेंगे, फिर यहाँ से एलिमेंट पॉप करेंगे, यहाँ 3 ऐड करेंगे, यहाँ से एलिमेंट पॉप करेंगे, यहाँ 8 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जब तक दोनों क्यूज खाली नहीं हो जाती, हम एक एक करके उनसे एलिमेंट्स को पॉप करते रहेंगे और हमारे पास हमारा ये फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी इस सवाल के अंदर हमारे पास एक एडिशनल कंस्ट्रेंट आ जाता है। कैसा कंस्ट्रेंट दे देंगे, ये बोल देंगे कि आप एक ही एक्स्ट्रा क्यू यूज़ कर सकते हैं और कोई और एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर या कोई और थर्ड क्यू हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हम इस एडिशनल क्यू को यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास 2 ही क्यूज़ हो सकती हैं। एक ये हमारी फर्स्ट वाली क्यू जिसमें हमने अपना फर्स्ट हाफ स्टोर किया है, और एक ये हमारे पास हमारी सेकेंड हाफ वाली क्यू जिसमें हमने अपना सेकेंड हाफ स्टोर किया है। तो अब हम इन दोनों को इंटरलीव कैसे करेंगे इन दिस ओरिजिनल क्यू। तो इन दोनों को इंटरलीव करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहेगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले फर्स्ट का एलिमेंट आ जाए, फिर ओरिजिनल का एलिमेंट आए, फिर फर्स्ट का एलिमेंट आए, फिर ओरिजिनल का एलिमेंट आए, फिर फर्स्ट का एलिमेंट आए, फिर ओरिजिनल का एलिमेंट आए। तो एक तरीके से हमें इन सारे के सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को इस ओरिजिनल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो पहले हम यहाँ 1 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर यहाँ से 6 को ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर यहाँ से 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर यहाँ से 7 को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ थर्ड क्यू हम ओरिजिनल क्यू के अंदर ही चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे, इस क्यू साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से पॉप करेंगे 1 और उसे यहाँ ऐड कर देंगे, फिर यहाँ से पॉप करेंगे 6, उसे यहाँ ऐड कर देंगे। तो अब हमारी क्यू के अंदर यहाँ से 1 पॉप हो गया, यहाँ से 6 पॉप हो गया। यहाँ से अब 2 को पॉप करेंगे, उसे क्यू के एंड पे ऐड कर देंगे, यहाँ से 7 को पॉप करेंगे, यहाँ एंड पे ऐड कर देंगे। तो हमारी क्यू के अंदर ये 2 हट गया, ये 7 एलिमेंट हट गया। अब हम अपनी क्यू के अंदर इस 3 को पॉप करके ऐड कर देंगे और पीछे से 8 को पॉप करके ऐड कर देंगे। तो हमारी क्यू के अंदर अब ये एलिमेंट्स रह गए। इन्हें थोड़ा सा हम आगे की तरफ ले आते हैं एंड इन एलिमेंट्स को अब हम अपनी फर्स्ट क्यू से 4 को पॉप कर देंगे, इस क्यू से 9 को पॉप कर देंगे। तो अब हमारी क्यूज़ के अंदर सिर्फ 5 एंड सिर्फ 9 रह गया। अब हम अपनी क्यू को यहाँ से 5 को पॉप कर देंगे और यहाँ से हम अपनी क्यू के अंदर 10 को पॉप कर देंगे। तो बेसिकली फर्स्ट क्यू तो हमारी खाली हो गई और हमारी ओरिजिनल क्यू के अंदर अब हमारे एलिमेंट्स इस ऑर्डर के अंदर स्टोर्ड हैं। एंड व्हाट इज़ दिस ऑर्डर? दिस ऑर्डर इज़ बेसिकली आवर फाइनल आंसर, यानी इंटरलीव्ड जो हमें आंसर चाहिए था वो यही आंसर है। और ये हमें कब मिलेगा? ये हमें तब मिलेगा जब हमारी फर्स्ट क्यू के हमने सारे एलिमेंट्स उठाकर अपनी ओरिजिनल क्यू के अंदर ऐड कर दिए। तो बेसिकली 4 स्टेप्स में हमने इंटरलीव किया कि सबसे पहले तो फर्स्ट क्यू के अंदर हमने फर्स्ट हाफ को स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जब तक हमारी फर्स्ट क्यू खाली नहीं हो जाती। जब तक हमारी फर्स्ट क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमारी जो फर्स्ट क्यू है उससे तो हम उसका फ्रंट निकालेंगे, क्यू का फ्रंट निकालेंगे और उसे पुश कर देंगे अपनी ओरिजिनल क्यू के अंदर और फिर फर्स्ट से अपने एलिमेंट को पॉप कर देंगे। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स। उसके बाद ओरिजिनल से ही एलिमेंट का फ्रंट निकालेंगे, ओरिजिनल से ही हम अपना फ्रंट निकालेंगे और उसे पुश कर देंगे हम अपने ओरिजिनल के ही अंदर। और फिर फाइनली ओरिजिनल से जो हमने फ्रंट निकाला था इसे भी पॉप कर देंगे फ्रॉम आर क्यू। तो ये 2 स्टेप्स हो गए। तो इन 4 स्टेप्स की वजह से हमारी पूरी की पूरी क्यू क्या हो जाएगी, इंटरलीव होकर हमारे पास आ जाएगी। और इस पूरे लॉजिक को परफॉर्म करने में हमें जो टाइम लगने वाला है दैट विल बी बिग ऑफ एन। तो अब हम इसका कोड लिखने वाले हैं। कोड के अंदर सबसे पहले तो अपनी एक क्यू क्रिएट करते हैं। लेट अस क्रिएट अ क्यू ऑफ इंटीजर्स, लेट्स कॉल इट क्यू या लेट्स कॉल इट ओरिजिनल। ओरिजिनल के अंदर सबसे पहले तो 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स को पुश कर देते हैं। तो क्यू के अंदर पुश कर देंगे हम अपने आई को।
उसके बाद इंटरलीव नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम अपनी क्यू को पास करने वाले हैं, यानी अपनी ओरिजिनल क्यू को पास करेंगे एंड फिर इंटरलीव करने के बाद अपने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। तो दोबारा से ये लूप चलाकर हम सी आउट करवा सकते हैं क्यू का फ्रंट विथ सम स्पेस एंड फिर हम क्यू से पॉप कर सकते हैं एलिमेंट्स को और यहाँ पर सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। तो ये इंटरलीव फंक्शन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो लेट अस क्रिएट आर वॉइड इंटरलीव फंक्शन। इंटरलीव के अंदर हमारे पास एक क्यू आ रही होगी इंटीजर्स, इसको ओरिजिनल क्यू कह देते हैं। अब ये जो ओरिजिनल क्यू है इसकी हम रेफरेंस पास करेंगे, यानी इसे हमें पास बाय वैल्यू नहीं करना, इसे हमें पास बाय रेफरेंस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है STL के जितने भी कंटेनर्स होते हैं, जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, वेक्टर हो गया, ये बाय वैल्यू पास होते हैं, पर हमें रेफरेंस चाहिए ताकि हम ओरिजिनल क्यू के अंदर चेंजेस कर सकें। तो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इंटरलीव करने के लिए हमें एक और क्यू बनानी पड़ेगी, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। और इस क्यू का ओरिजिनल का हमें साइज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपनी क्यू का साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड डॉट साइज़। तो साइज़ से हम अपनी क्यू का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। हम चाहें तो नॉर्मल सा एक सिंपल सा लूप भी चला सकते हैं अपनी क्यू के लिए। एलिमेंट्स को पॉप करा लेंगे और उनका साइज़ कैलकुलेट कर लेंगे। उन एलिमेंट्स को टेम्परेली हम कहीं स्टोर करा सकते हैं, पर अगर हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है तो हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने फर्स्ट को क्रिएट कर दिया। अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर i = 0, i <n / 2, i++। हम अपने ओरिजिनल से एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, यानी एलिमेंट का जो फ्रंट है उसे सबसे पहले तो अपने फर्स्ट के अंदर पुश कर देंगे। तो शुरुआती एलिमेंट्स को हम फर्स्ट के अंदर पुश कर रहे हैं और फिर ओरिजिनल से उन्हीं एलिमेंट्स को हम पॉप भी कर देंगे। तो आधे एलिमेंट्स को हमने फर्स्ट क्यू के अंदर ऐड कर दिया, आधे एलिमेंट्स अभी भी ओरिजिनल के अंदर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लूप चलाना है जब तक हमारी फर्स्ट वाली जो क्यू है, जब तक हमारी फर्स्ट वाली क्यू खाली नहीं हो जाती। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली क्यू से उसका फ्रंट निकालेंगे और उसके फ्रंट को हम अपने ओरिजिनल के अंदर पुश कर देंगे। फिर फर्स्ट से हम एलिमेंट को पॉप कर देंगे। उसके बाद ओरिजिनल से ही हम ओरिजिनल का फ्रंट निकालेंगे और उसे ओरिजिनल के अंदर ही पीछे की तरफ पुश कर देंगे रियर एंड पे, और फिर ओरिजिनल से एलिमेंट्स को हम पॉप कर देंगे। तो ये बेसिक लॉजिक है जिसको हमें फॉलो करना है, जिससे हमारी पूरी लिंक लिस्ट जो है वो इंटरलीव हो जाएगी। अब सिंपली जितने भी हमने चेंजेस किए हैं वो ओरिजिनल के अंदर किए हैं, तो ओरिजिनल के अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, और इंटरलीव हो चुकी होगी क्यू, और अब हमें इंटरलीव क्यू को प्रिंट करवाना है। तो लेट अस रन आवर कोड। यहाँ पर क्यू की जगह वी एक्चुअली हैव टू राइट द ओरिजिनल नेम। तो यहाँ ओरिजिनल आ गया एंड इस फंक्शन के अंदर भी हमने ओरिजिनल और फर्स्ट को यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमारी क्यू है वो इंटरलीव होकर आ गई है। और कितना टाइम लगा है इसमें, ये लूप n/2 का है, ये लूप भी n/2 का है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बिग ऑफ n लगी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा क्यू को यूज़ किया है तो वो भी हमें लगी है बिग ऑफ n के इक्वल। तो इस तरीके से लीनियर टाइम एंड लीनियर स्पेस में हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है क्यू रिवर्सल। इस सवाल में बेसिकली अगर हमारे पास इस तरीके से क्यू दी जाती है तो हमें क्या करना है, उस क्यू के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर देना है। तो बेसिकली जब भी हमें एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में ऐड करना होगा तो हमारे दिमाग में एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर याद आएगा जिसका नाम है स्टैक। स्टैक की हमने एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं। बेसिकली जिस ऑर्डर में स्टैक के अंदर एलिमेंट्स पुश होते हैं उससे रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट्स पॉप होते हैं। तो किन्हीं भी एलिमेंट्स को अगर हमें रिवर्स करना होता है ना, तो उसका सिंपल प्रोसेस ये होता है कि उन्हें स्टैक के अंदर पुश कर दो और फिर जब हम उन्हें एलिमेंट्स को पॉप करेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास निकल कर आएंगे। यानी अगर हमें इस क्यू के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे पॉप कर देंगे, 1 को स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे, फिर इसे पॉप कर देंगे, 2 को स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे, फिर 3 को पॉप कर देंगे, 3 को स्टैक में ऐड कर देंगे, फिर 4 को पॉप कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे, फिर फाइनली 5 को पॉप कर देंगे, 5 को स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारी ये क्यू क्या बन जाएगी, अब हमारी क्यू कंप्लीटली खाली हो जाएगी। तो ये क्यू अब कंप्लीटली खाली हो गई। अब स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप करके वापस से अपनी क्यू के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। 3 को पॉप करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, 2 को पॉप करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 1 को पॉप करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो हमारी क्यू आएगी दिस विल बी द रिवर्स्ड क्यू।
तो ये बहुत सिंपल कोड होने वाला है. इनफैक्ट आई अर्ज यू यहाँ पे लेक्चर को एक बार पॉज करना है और खुद से इस कोड को लिखने की कोशिश करनी है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी. तो एक बार कोड की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर हमने क्यू क्रिएट की है जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक हमने एलिमेंट्स को पुश किया है. अब एक फंक्शन बना देंगे, लेट्स कॉल इट रिवर्स. रिवर्स के अंदर एक तो हमारे पास क्यू आएगी हमारी इंटीजर्स की क्यू, एंड इसकी हम रेफरेंस पास करेंगे. इस फंक्शन के अंदर हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे एस. हमें क्या करना है, जब तक क्यू खाली नहीं होती, जब तक क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक हमें क्यू से एलिमेंट्स को, यानी क्यू का फ्रंट जो है उसे तो स्टैक के अंदर पुश करना है और क्यू से एलिमेंट्स को हम पॉप कर देंगे. उसके बाद यही सेम लूप हमें स्टैक से क्यू में डालने तक लगाना है. यानी जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, क्यू के अंदर हमें पुश करना है स्टैक का टॉप और फिर स्टैक से पॉप कर देंगे उसके टॉप की वैल्यू को. तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी क्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी. ऊपर इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं अपने स्टैक को, और मेन फंक्शन के अंदर लेट्स कॉल दिस रिवर्स फंक्शन विद आर क्यू, और उसके बाद हम एक लूप चलाकर अपनी क्यू के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देंगे. तो यहाँ हम सी आउट करने वाले हैं क्यू डॉट फ्रंट विद सम स्पेस, एंड क्यू से फिर उस एलिमेंट को पॉप कर देंगे, एंड लास्ट में हमारे पास एंड लाइन. तो कोड रन करने से पहले यहाँ पर स्टैक से बेसिकली हमें पॉप करना है अपने एलिमेंट्स को, क्योंकि हमने स्टैक के टॉप को ऑलरेडी क्यू के अंदर पुश करा दिया है. तो लेट्स सेव इट एंड रन आर कोड. तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं रिवर्स फैशन में, यानी 5 4 3 2 1. तो जिस ऑर्डर में पुश किए थे उससे अब रिवर्स ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स क्यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे. तो इस तरीके से हम किसी भी क्यू के एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, विच इज़ कॉल्ड अ डबल एंडेड क्यू, और इसे शॉर्ट में हम कहते हैं डी क्यू. अब एक चीज़ याद रखनी है, जो डी क्यू है दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस डी क्यू. ये जो बड़े वाली स्पेलिंग है इसका मतलब होता है किसी भी क्यू से एलिमेंट को रिमूव करना, यानी पॉप करना, और ये जो छोटे वाला डी क्यू है इसका मतलब होता है डबल एंडेड क्यू. तो जब भी हम डी क्यू की बात करते हैं, यानी डबल एंडेड क्यू की बात करते हैं, तो डबल एंडेड क्यू को हम कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं, जिसके दोनों एंड्स ओपन एंड्स होते हैं. मतलब इसके 2 एंड होते हैं, एक इसका फ्रंट होता है, एक इसका बैक होता है. हम फ्रंट से भी एलिमेंट्स को पुश एंड पॉप दोनों कर सकते हैं, और बैक से भी एलिमेंट्स को पुश एंड पॉप दोनों कर सकते हैं. तो ये डी क्यू का एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है. जबकि जो एक नॉर्मल क्यू होती है, नॉर्मल क्यू को हम कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं, जिसमें सिर्फ बैक से एलिमेंट्स को पुश किया जा सकता है और फ्रंट से एलिमेंट्स को पॉप किया जा सकता है, और हम हमेशा अपनी नॉर्मल क्यू के फ्रंट को ही ट्रैक कर रहे होते हैं. डी क्यू के अंदर हम फ्रंट एलिमेंट और बैक एलिमेंट दोनों को ट्रैक कर सकते हैं. तो डी क्यू के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और डी क्यू हमारे C++ के STL में भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. तो डी क्यू के अंदर हम फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. लेट्स सपोज इफ दिस इज आर डी क्यू. इस डी क्यू के अंदर अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका एक फ्रंट है और इसका एक बैक है. तो डी क्यू के अंदर अगर हम पुश बैक करते हैं 1, तो क्या होगा, हमारे बैक से एक 1 एलिमेंट इसके अंदर पुश हो जाएगा. अगर हम पुश फ्रंट करते हैं 0, तो फ्रंट से एक 0 एलिमेंट हमारे डी क्यू के अंदर ऐड हो जाएगा. तो अभी हमारी डी क्यू का जो फ्रंट पॉइंटर है वो 0 की तरफ पॉइंट करेगा, बैक पॉइंटर 1 की तरफ पॉइंट करेगा. अगर हम पॉप फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, तो पॉप फ्रंट कहने का मतलब है कि हमारी डी क्यू से ये 0 रिमूव हो जाएगा फ्रंट से. अगर हम पॉप बैक करने की कोशिश करते हैं तो बैक से 1 रिमूव हो जाएगा. कभी भी अगर हमें फ्रंट या बैक पॉइंटर्स की वैल्यू चाहिए तो हम डी क्यू डॉट फ्रंट लिख के अपनी फ्रंट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और डी क्यू डॉट बैक लिख के अपनी बैक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. सबसे पहले डी क्यू को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम STL. तो डी क्यू को हम इंक्लूड करते हैं. स्पेलिंग का ध्यान देना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए डी क्यू की. और एक डी क्यू को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं डी क्यू ऑफ इंटीजर्स. लेट्स कॉल इट डी क्यू. तो डी क्यू के अंदर सबसे पहले तो पुश कर देंगे फ्रॉम द फ्रंट. फ्रंट से अगर एलिमेंट्स को पुश करते हैं तो पहले हम 2 को पुश कर सकते हैं, उसके बाद हम 1 को पुश कर सकते हैं. फिर अगर बैक से हमें एलिमेंट्स को पुश करना है तो इसे पुश बैक कर देंगे. बैक से हम 3 को पुश कर सकते हैं, एंड बैक से हम अपने एलिमेंट 4 को पुश कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे पास पुश हो जाएंगे. अभी हमारी डी क्यू कैसी दिखती है, पहले उसके अंदर 1 है, फिर उसके अंदर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है. कैसे, अब अगर हम डी क्यू के फ्रंट के एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहें तो हम प्रिंट करवा सकते हैं डी क्यू डॉट फ्रंट, या इनफैक्ट उससे पहले हम पॉप फ्रंट कर सकते हैं. तो पॉप फ्रंट किया तो यहाँ से 1 डिलीट हो जाएगा. उसके बाद
हम पॉप बैक कर सकते हैं। पॉप बैक किया तो यहाँ से 4 डिलीट हो जाएगा। और अब हम DQ के फ्रंट वाला एलिमेंट प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर 2 प्रिंट होना चाहिए। फिर DQ के बैक वाला एलिमेंट प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रिंट होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई दी आउटपुट, और आउटपुट में हमारे पास आया है 2 and 3। तो इस तरीके से हमारी DQ के ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम DQ की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें ऑनलाइन जाकर तो हमारे पास और भी डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर मेजॉरिटीली हम इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अपनी DQ के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्स को हमने पुश किया है फ्रॉम द फ्रंट। तो फ्रंट में सबसे पहले हमने 2 को पुश किया, तो अभी हमारा फ्रंट इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। उसके बाद हमने पुश किया 1 को, तो हमारा फ्रंट कहाँ आ गया, हमारा फ्रंट यहाँ पर आ गया। फिर हम पुश कर रहे हैं फ्रॉम द बैक अपने 3 को, तो अभी हमारा बैक कहाँ है, अभी हमारा बैक यहाँ पर है। फिर हमने पुश किया है 4 को, तो हमारा बैक अपडेट होकर यहाँ पर आ गया। तो अभी हमारे फ्रंट पे है वैल्यू 1 और हमारे बैक पे हमारे पास है वैल्यू 4। तो जब हम अपने पॉप फ्रंट करेंगे तो पॉप फ्रंट करने से हमारी 1 वैल्यू पॉप हो जाएगी और फ्रंट अब 2 पर आ जाएगा। और जब हम पॉप बैक करेंगे तो हमारी 4 वैल्यू पॉप हो जाएगी और हमारा बैक कहाँ आ जाएगा, बैक अपडेट होकर 3 पर आ जाएगा। तो इस बार हम फ्रंट को एक्सेस करेंगे तो वैल्यू 2 प्रिंट होगी, बैक को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 3 प्रिंट होकर आने वाली है। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अ क्यू यूजिंग अ DQ। अब एक क्यू किस तरीके से वर्क करती है, DQ के अंदर तो हमारे पास दोनों एंड से हम एलिमेंट्स को इनपुट एंड आउटपुट, और जो हमारी नॉर्मल क्यू होती है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बेसिकली अपना एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर जो है उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 3 फंक्शंस को कंप्लीट करना पड़ेगा, एक हमारा पुश फंक्शन, एक हमारा पॉप फंक्शन, एक हमारा फ्रंट फंक्शन। नॉर्मल क्यू के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा रियर से यानी अपने बैक से एलिमेंट्स को पुश करते हैं। तो क्यों ना डबल एंडेड क्यू के अंदर भी जब हम पुश करें अपनी DQ के अंदर तो हम पुश बैक फंक्शन को यूज़ करें। अगर DQ के अंदर हम पुश बैक यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल क्यू का हमारा पुश फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 3 एलिमेंट्स को पुश करना है, इफ़ वी हैव टू पुश 1, 2 and 3, तो इस तरीके से रियर से यानी बैक से हम नॉर्मल क्यू के अंदर पुश करते जाते हैं। तो DQ के अंदर क्या करना है, DQ के अंदर पुश करना है फ्रॉम द बैक। बैक से पुश किया तो 1 आ गया, फिर 2 को पुश किया, फिर हमने 3 को पुश किया। अब जब हमें पॉप करना होगा तो पॉप कैसे करेंगे, हमारी क्यू के अंदर हम फ्रंट से हमेशा पॉप करते हैं, तो DQ के अंदर भी हम फ्रंट से पॉप करेंगे। तो पॉप फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम DQ के लिए कॉल करेंगे हमेशा पॉप फ्रंट को। और क्यू के फ्रंट को कैसे एक्सेस करेंगे, जो भी हमारी क्यू का फ्रंट होगा वही हमारे DQ का फ्रंट होगा। तो फ्रंट के लिए हम DQ डॉट फ्रंट को एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों फंक्शंस के लिए, तो इस तरीके से नॉर्मल क्यू के इन तीनों फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम DQ के पुश बैक, पॉप फ्रंट और फ्रंट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो तीनों फंक्शंस है ये हमारे बिग ऑफ 1 के अंदर इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग DQ। हम एक क्लास बना सकते हैं क्यू, और क्यू क्लास के अंदर इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, एक DQ यूज़ कर रहे हैं ऑफ इंटीजर। लेट्स कॉल इट DQ। इसके अंदर हमें कुछ पब्लिक फंक्शंस को क्रिएट करना है। पब्लिक फंक्शंस में सबसे पहले हमारा पुश हो जाएगा। पुश में हमारे पास कोई भी डेटा आएगा, डेटा आएगा तो हमें इस डेटा को पुश कराना है। तो डेटा को पुश कराने के लिए हम DQ का पुश बैक ऑपरेशन यूज़ करेंगे अपने डेटा को पुश कराने के लिए। अगर हमें पॉप करवाना है डेटा को तो हम DQ का पॉप फ्रंट ऑपरेशन यूज़ करेंगे डेटा को पॉप करवाने के लिए। अगर हमें फ्रंट की वैल्यू को रिटर्न करना है तो हम रिटर्न कर देंगे अपने DQ का फ्रंट। एंड हम चाहें तो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो क्रिएट द बूलियन एम्प्टी फंक्शन। बूलियन एम्प्टी हम रिटर्न कर देंगे। जब हमारी DQ एम्प्टी हो जाएगी तो उसका मतलब है कि हमारी नॉर्मल क्यू भी एम्प्टी हो गई। तो इस तरीके से एक DQ की हेल्प से हम अपनी नॉर्मल क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ सिंपल कोड जिसके अंदर हमने क्यू को क्रिएट किया है। क्यू के अंदर एक लूप चला लेते हैं, इंटीजर I इज़ इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 I प्लस प्लस। हमने क्यू के अंदर पुश किया है I एलिमेंट्स को, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसी सेम लूप को रन करके हम सी आउट करवा रहे हैं क्यू का फ्रंट एंड क्यू के एलिमेंट्स को हम पॉप कर रहे हैं। तो बेसिकली जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को हमने पुश किया था उसी ऑर्डर में वो सारे के सारे एलिमेंट्स पॉप होने चाहिए। यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर कर देते हैं बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग अ वैल्यू एंड दिस इज सपोज टू बी बूलियन। तो एक बार लेट्स रन आवर कोड।
तो हमारे कोड में के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स पॉप होकर आए हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से डी क्यू से हम अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग अ डी क्यू। अब डी क्यू का हमें ऑलरेडी पता है कि डी क्यू हमारी एक डबल एंडेड क्यू होती है जिसके अंदर हम फ्रंट से भी पुश कर सकते हैं, बैक से भी पुश कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक नॉर्मल स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक के लिए हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। यानी स्टैक के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, टॉप से पुश होते हैं और टॉप से ही पॉप होते हैं, और हम हमेशा उनका टॉप ही चेक करते हैं। तो बेसिकली स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 3 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पुश, पॉप एंड टॉप। अब जब भी हम डी क्यू से स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने स्टैक के अंदर ये देखा कि स्टैक के अंदर पुश या पॉप दोनों के दोनों ऑपरेशंस एक ही एंड से होते हैं। अगर हम अपने स्टैक को कुछ इस तरीके से इमेजिन करें, बेसिकली अगर स्टैक के अंदर पुश करना है तो पुश भी यहीं से करेंगे, पॉप करना है तो पॉप भी यहीं से करेंगे, और टॉप चेक करना है तो टॉप भी यहीं से चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने स्टैक को ऐसी डबल एंडेड क्यू की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिसमें एक ही एंड से हमें पुश करना है और एक ही एंड से हमें पॉप करना है। तो डी क्यू से स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि या तो हम डी क्यू डॉट पुश फ्रंट कर दें, और जब हम डी क्यू डॉट पुश फ्रंट कर रहे हैं तो यहाँ हमें डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट ही यूज़ करना पड़ेगा, और टॉप कौन हो जाएगा, टॉप हमारे डी क्यू का फ्रंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें 3 एलिमेंट्स 1 2 3 को पुश करना है अपने स्टैक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले 1 को पुश करेंगे तो 1 यहाँ आ गया, तो डी क्यू के अंदर भी फ्रंट से हम 1 को पुश करेंगे। फिर 2 को पुश करेंगे, 2 यहाँ आ गया, तो डी क्यू के अंदर भी फ्रंट से हम अपने 2 को पुश करेंगे। फिर यहाँ 3 को पुश करेंगे तो 3 टॉप पे आ गया, तो डी क्यू के अंदर भी फ्रंट से 3 को पुश करेंगे। अब क्योंकि स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स आते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे हमारी डी क्यू के अंदर भी रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स आएंगे। और अब जब पॉप करना होगा तो पॉप भी हम फ्रंट से करेंगे। तो स्टैक में टॉप से अगर पॉप होता है तो यहाँ फ्रंट से पॉप होगा, तो 3 पॉप हो जाएगा। फिर 2 पॉप होगा तो डी क्यू के अंदर भी 2 पॉप हो जाएगा। और अब अगर हमें स्टैक का टॉप चेक करना है तो हम डी क्यू का फ्रंट चेक करेंगे। डी क्यू का फ्रंट भी है 1 के इक्वल। तो इस तरीके से इन 3 फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके हम अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग अ डी क्यू। इसी का एक और तरीका होगा कि लेट्स सपोज जिस एंड से हम पुश या पॉप करते हैं वो फ्रंट नहीं है, वो हमारा बैक एंड है। उससे भी हम कंप्लीटली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में पुश को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पुश बैक को यूज़ करना पड़ेगा, पॉप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पॉप बैक को यूज़ करना पड़ेगा, और टॉप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बैक को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली वैलिड। हम फ्रंट से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, बैक से इम्प्लीमेंट करना मैं आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम्स छोड़ रही हूँ। जैसे हमारा सवाल कंप्लीट हो जाए, एक बार बैक से भी डी क्यू से अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करके देखना है। अगर थ्योरेटिकली हमें पूरा समझ में आ रहा है तो कोड के अंदर भी हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक बार अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड स्टैक, जिसके अंदर इंटरनली हम एक डी क्यू को यूज़ करेंगे। लेट्स कॉल इट डी क्यू। इसके अंदर कुछ पब्लिक फंक्शंस हैं जिनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। एक हो जाएगा हमारा वॉइड पुश फंक्शन जो किसी डेटा को पुश करवाता है। तो इसके लिए डी क्यू के अंदर हम पुश कर देंगे फ्रॉम द फ्रंट आर डेटा। सेकंड हो जाएगा हमारा वॉइड पॉप फंक्शन जिसके लिए हम डी क्यू से पॉप करवा देंगे फ्रॉम द फ्रंट। तीसरा फंक्शन हो जाएगा हमारा हमारा टॉप फंक्शन, क्योंकि स्टैक में टॉप फंक्शन होता है, जिसके लिए हम रिटर्न कर देंगे डी क्यू का फ्रंट। एंड चौथा फंक्शन हमारा एम्प्टी फंक्शन हो सकता है, उसे हम चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टैक जो है वो क्रिएट हो जाएगा यूजिंग डी क्यू। अब मेन के फंक्शन के अंदर तो हम इसे स्टैक की तरह ही ट्रीट करेंगे, हमें नहीं पता इंटरनली एक डी क्यू को यूज़ कर रहा है क्या। मेन फंक्शन के अंदर हम अपने लिए एक स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स कॉल इट एस। स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश करेंगे 1 से लेके 5 तक, फिर एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, यानी स्टैक का जो टॉप है वो प्रिंट करवा देंगे और स्टैक से पॉप कर देंगे अपने एलिमेंट्स को। तो अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पुश हो रहे हैं स्टैक के अंदर, तो पॉप कैसे होंगे, पॉप रिवर्स ऑर्डर में होंगे 5 4 3 2 1 की तरह। तो इन्हें प्रिंट करवाते हैं एंड आउटपुट हमारे पास आएगा 5 4 3 2 एंड 1। तो इस तरीके से हम अपनी डी क्यू को यूज़ कर सकते हैं एंड बेसिकली इन जनरल इस तरीके से हम अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस।